बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज कैटसन रिवीजन ऑफ सीएनएस फार्माकोलॉजी। तो आज की इस वीडियो के अंदर सीएनएस फार्माकोलॉजी के टेबल्स को रिवाइज करने वाले हैं, समरी टेबल्स को, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को कवर करते हैं। आपको पता है कि जो आयन चैनल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, वोल्टेज गेटेड और लाइगेंड गेटेड, और कुछ रिसेप्टर मेटाबोट्रॉपिक टाइप के होते हैं। जो आइनोट्रॉपिक होती है वो वोल्टेज गेटेड और लाइगेंड गेटेड में डिवाइड हो जाती है। जो मेटाबोट्रॉपिक होते हैं वो जी प्रोटीन से कपल्ड होते हैं। तो जो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल होते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन आयन चैनल है जो रेगुलेट होते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल की चेंज से, जबकि लाइगेंड गेटेड आयन चैनल या ट्रांसमेम्ब्रेन आयन चैनल्स होते हैं लेकिन ये रेगुलेट होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर और इनके रिसेप्टर के इंटरेक्शन की वजह से। जो मेटाबोट्रॉपिक रिसेप्टर होते हैं ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होते हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर को रिस्पॉन्ड करते हैं। जब जी प्रोटीन का आयन चैनल्स के ऊपर डायरेक्ट एक्शन होता है या जी प्रोटीन एक्टिवेशन की वजह से ये रिस्पॉन्ड करते होते हैं। ईपीएसपी डिपोलराइजेशन को बोलते हैं, आईपीएसपी हाइपरपोलराइजेशन को बोलते हैं। सिनेप्टिक मेमोरी के अंदर कोई सिंथेटिक सब्सटेंस नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर के एक्शन को मिमिक कर रहा होता है। न्यूरोट्रांसमीटर के कुछ 3 क्राइटेरिया होती है, लाइक सिनेप्टिक एरिया के अंदर या सिनेप्टिक टर्मिनल के अंदर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल या केमिकल स्टिमुलेशन से उसकी रिलीज होनी चाहिए। नंबर 3, सेम पोस्ट सिनेप्टिक रिस्पॉन्स शो करना चाहिए, लाइक सिनेप्टिक मिमिक्री होनी चाहिए। इस टाइप के अंदर कोई टेबल नहीं बना हुआ तो हम टेबल को छोड़ देते हैं, एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। ब्रेन के अंदर मेजर इनहिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर गाबा होता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ग्लाइसिन होता है। गाबा ए रिसेप्टर एक्टिवेट होती है तो वो हाइपरपोलराइजेशन करवाती है, क्लोराइड की कंडक्टेंस ज्यादा हो जाती है, जबकि गाबा बी जो बैक्रोफिन से एक्टिवेट होती है ये पोटेशियम की कंडक्टेंस को बढ़ा देती है। ओके, क्लोराइड या पोटेशियम चैनल की एक्टिवेशन होने की वजह से आईपीएसपी की प्रोडक्शन होती है, सोडियम कैल्शियम और पोटेशियम के इनहिबिशन की वजह से ईपीएसपी होता है, जबकि पेरीसिनेप्टिक कैल्शियम चैनल की इनहिबिशन की वजह से न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज कम हो जाती है। इसके बाद अगर पोटेशियम की कंडक्टेंस कम हो जाती है तो फिर न्यूरोनल एक्साइटेशन कम हो जाती है। ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल जो पोटेशियम की कंडक्टेंस अगर कम हो जाती है तो फिर एक्साइटेशन होती है। तो इसके अंदर एग्जांपल होती है एमआई की, यानी M1 है मस्कुलिनिक M1 है, ग्लूटामेट के मेटाबोट्रॉपिक रिसेप्टर होते हैं, नोरपेनेफ्रिन का G1 और बीटा 1 होता है, अल्फा 1 और बीटा 1 होता है, सेरोटोनिन का टाइप 2 रिसेप्टर होता है। ओके, लेकिन डोपामीन पोटेशियम कंडक्टेंस को बढ़ा देता है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर इस्तेमाल आता है। गाबा बी रिसेप्टर और सेरोटोनिन 1A रिसेप्टर इन दोनों के पास सिमिलैरिटी है, वो ये है कि दोनों पोटेशियम आयन चैनल को शेयर करते हैं और जी प्रोटीन इनकी कपलिंग मैकेनिज्म को कंट्रोल करती होती है। स्पाज्मोलिटिक बैक्लोफिना गाबा बी रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। एंशियोलिटिक बसपिरोन होती है वो सेरोटोनिन 1A का पार्शियल एगोनिस्ट होती है। अगर आप डायग्राम में देखोगे तो डायग्राम के अंदर जो सेरोटोनिन है और गाबा बी है दोनों पोटेशियम कंडक्टेंस के जरिए काम कर रही है। कैटेकोलामिन, डोपामाइन, नोरपेनेफ्रिन, पेप्टाइड और सेरोटोनिन ये न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे काम आते हैं इन द नॉन स्पेसिफिक और डिफ्यूज न्यूरोनल सिस्टम, जबकि हिरार्कियल के अंदर ग्लूटामेट एक्साइटेटरी है, जबकि इनहिबिटरी के अंदर गाबा ग्लाइसिन आ जाती है। इसके बाद है कि मेटाबोट्रॉपिक रिसेप्टर की एक्टिवेशन जो कि पेरीसिनेप्टिकली पड़े होते हैं। तो पेरीसिनेप्टिक एक्टिवेशन की वजह से कैल्शियम का इन्फ्लक्स कम हो जाता है। जब कैल्शियम का इन्फ्लक्स कम हो जाएगा तो न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज भी कम से कम हो जाएगा। ये पेरीसिनेप्टिक इनहिबिशन D2 रिसेप्टर, अल्फा 2 रिसेप्टर, मस्कुलिनिक या मस्कुलिनिक में भी M2 रिसेप्टर होते हैं, मेटाबोट्रॉपिक ग्लूटामेट रिसेप्टर और ओपियाइड के म्यू रिसेप्टर में देखने को मिलती है। जो अमाइन ट्रांसमीटर होते हैं मूड को कंट्रोल करती है, स्पेसिफिकली नोरपेनेफ्रिन और सेरोटोनिन। साइक्लिक एमपी बहुत सारे रेगुलेशन के अंदर आता है, लाइक M2 साइक्लिक एमपी कम होता है M2 के अंदर, बीटा 1 के अंदर ज्यादा हो सकता है। ओके, ठीक हो गया। जो निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं रेंशा सेल के ऊपर एसिटाइलकोलिन से स्टिमुलेट हो जाते हैं। जो रेंशा सेल होती है ग्लाइसिन को रिलीज करते हैं, वो आगे इनहिबिशन करवा देता है, हाइपरपोलराइजेशन करवा देता है। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद ये लिखा है कि तो सीएनएस को अगर क्रॉस करना है, सीएनएस के अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, उसको क्रॉस करने के लिए लिपिड सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो कि हाइड्रोफिलिक होती है लेकिन उनका मॉलिक्यूलर वेट काफी ज्यादा कम होता है, फॉर एग्जांपल लिथियम और एथेनॉल, तो वो क्रॉस कर जाती होती है। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आती है सिडेटिव हिप्नोटिक। एडिक्शन का मतलब क्या होता है? एडिक्शन एक रिस्पॉन्स होता है ड्रग का, जिसमें जो ड्रग टेकर होता है वो अब मजबूर हो जाता है ड्रग के यूज के लिए और एंजाइटी फील करता है जब वो उससे जुदा होता है। लाइक अगर हम मोबाइल को अगर हम यूज ना करें एक दिन के लिए तो हमें बहुत ज्यादा एंजाइटी होना शुरू हो जाएगी जब हम मोबाइल से दूर हो गए। एनेस्थीसिया, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होती है विद द एब्सेंस ऑफ रिस्पॉन्स टू द पेन। एनेस्थीसिया के अंदर 5 चीजें आती है, लाइक अगर हम एनेस्थीसिया वाले चैप्टर के अंदर आते हैं तो क्या 5 चीजें, अनकॉन्शियसनेस है, एनर्जीसी, एमनीजिया होता है, स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन होती है और लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस होती है। ओके, एंशियोलिटिक ऐसी ड्रग होती है जो एंजाइटी को रिड्यूस कर देती है तो उसको सिडेटिव भी कहते हैं। डिपेंडेंस का मतलब है कि ये वो रिस्पॉन्स है जिसमें अगर ड्रग को रिमूव करती है तो फिर अनप्लेजेंट लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं, उस ड्रग के इफेक्ट के ऑपोजिट आना शुरू हो जाती है। जबकि एडिक्शन के अंदर यूज की प्रॉब्लम होती है। हिप्नोसिस में स्लीप कंडक्शन है, REM स्लीप जिसमें रैपिड आई मूवमेंट होती है, ड्रीमिंग होती है, सेडेशन, रिडक्शन ऑफ एंजाइटी है। टॉलरेंस के अंदर ड्रग का इफेक्ट कम होता रहता है और आपको डोज बढ़ानी पड़ती है गिवन रिस्पॉन्स को अटेन करने के लिए। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। जो एज़ापिक्लोन और एमेल्टियोन इंसोमिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। एज़ापिक्लोन ज़ोलपिडेमज़ापिक्लोन रिलेटिव हिप्नोटिक होती है जो कि स्ट्रक्चरली डिफरेंट होती है बेंजोडाइज़पीन से, लेकिन सेम बिजी साइट पर जाके बाइंड करती है। सीजर के अंदर मसल स्पास्टिसिटी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करती है। इसके अलावा जो न्यूअर हिप्नोटिक्स होते हैं स्लीप के पैटर्न को अल्टर नहीं करते। एमेल्टियोन मेलाटोनिन रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस, जबकि फ्लोमाजेनिल इसके इफेक्ट को रिवर्स नहीं कर सकता रेमेल्टियोन के।
जो शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइज़ेपिन है लाइक बार्बिटल है, लाइक सिकोबार्बिटल, इसकी वजह से जो विड्रॉल सिम्टम होते हैं वो ज़्यादा सीवियर होते हैं। बेंजोडाइज़ेपिन का डोज रिस्पॉन्स का काफ़ी ज़्यादा फ्लैटर होता है। जो इंडक्शन होती है वो बार्बिचुरेट की वजह से होती है, जिसकी वजह से दूसरे ड्रग का हाफ लाइफ कम हो जाती है क्योंकि मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो गया। फ्लोमाजेनिल बेंजोडाइज़ेपिन के एक्शन को रिवर्स कर देती है, इनके सीएनएस डिप्रेसिव एक्शन को रिवर्स कर देती है। फिनोबार्बिटल एज अ वीक एसिड है, ठीक है, ओके। तो अगर आपने इसकी यूरिनरी एक्सक्रीशन को बढ़ाना है तो आपने यूरिन को अल्कलाइन बना देना है। बसपिरोन सिलेक्टिव एंशियोलिटिक होती है, जिसकी फार्माकोकाइनेटिक थोड़ी सी डिफरेंट होती है, फार्माकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होती है। लाइक बसपिरोन का कॉग्निशन के ऊपर, मेमोरी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, ओके। अल्कोहल के साथ इसका एथेनॉल के साथ सीएनएस डिप्रेसिव एक्शन नहीं होता, एडिटिव सीएनएस डिप्रेशन नहीं होता, टॉलरेंस मिनिमल होती है, डिपेंडेंस लायबिलिटी ना होने के बराबर होती है, एक्यूट अटैक के अंदर इफेक्टिव नहीं होती, स्लो ऑनसेट होता है, ठीक है। जो बेंजोडाइज़ेपिन होती है ये गाबा ए की इनहिबिटरी एक्टिविटी को बढ़ा देती है, गाबा ए क्लोराइड आयन चैनल की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देती होती है, जबकि बार्बिचुरेट ड्यूरेशन को बढ़ा देती है। एल्डरली पेशेंट है, बेंजोडाइज़ेपिन ले रहा है तो हाइपोटेंशन बहुत ज़्यादा हो सकती है क्योंकि आगे सीएनएस को डिप्रेस कर देगा, सिंपैथेटिक टोन वगैरह कम हो सकती है। एल्डरली पेशेंट ज़्यादा प्रोन होते हैं टू द सीएनएस डिप्रेसिव एक्शन होते हैं, ठीक हो गया। जो एडिटिव सीएनएस डिप्रेशन है वो दूसरे ड्रग के साथ ज़्यादा हो सकता है, लाइक एंटीहिस्टामिन के साथ हो सकता है, और अगर आप इनको छोड़ोगे तो रीबाउंड इंसोम्निया वगैरह हो सकता है। अल्कोहल साइकोमोटर डिप्रेशन बढ़ा देती है। फ्लोमाजेनिल क्लोराइड चैनल पे जाके बाइंड करता है गाबा वाले, और बेंजोडाइज़ेपिन एज़ापिक्लोन ज़ोलोपिलम ज़ोलपिडम के एक्शन को रिवर्स कर देता है, लेकिन ये बार्बिचुरेट के एक्शन को रिवर्स नहीं कर सकता और बसपिरोन के एंटी एंजाइटी इफेक्ट को भी खत्म नहीं कर सकता। अल्प्राजोलाम और क्लोनाजिपाम ये इफेक्टिव बेंजोडाइज़ेपिन है जो कि पैनिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। अल्प्राजोलाम और क्लोनाजिपाम, इसको रट्टा मार लो, एसी है, एसी के बाद आप ठंडे हो जाते हो। एज़ापिक्लोन फ्लोमाजिनोल हिप्नोटिक होती है। प्रोपेनोलोल ये हम सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्टेज फ्राइट को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, परफॉर्मेंस एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लोनाजिपाम और अल्प्राजोलाम तो ये हो गया। क्लोनाजिपाम और फिनोबार्बिटल सीजर डिसऑर्डर के लिए इस्तेमाल होती है, ओके। जो क्रोनिक एडमिनिस्ट्रेशन होती है फिनोबार्बिटल की, लेकिन क्लोनाजिपाम की वजह से नहीं होती, तो फिनोबार्बिटल की वजह से दूसरे ड्रग का मेटाबॉलिज्म इंड्यूस हो जाता है, ठीक हो गया, ओके। इसके बाद जो बेंजोडाइज़ेपिन की एलिमिनेशन होती है इनके मेटाबॉलिज्म को इन्वॉल्व करती है, स्पेसिफिकली लीवर के एंजाइम, लेकिन लोराजिपाम, ऑक्साजिपाम, टीमाजिपाम का लीवर के अंदर मेटाबॉलिज्म कॉन्जुगेशन नहीं होती है। बेंजोडाइज़ेपिन और बार्बिचुरेट ये ब्रीथिंग रिलेटेड स्लीप डिसऑर्डर के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है क्योंकि वेंटिलेशन को इंपेयर कर देती है। ओबेसिटी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का सबसे बड़ा कॉज होता है, ओके। अब हम इसके समरी की तरफ आ जाते हैं। तो बेंजोडाइज़ेपिन में अल्प्राजोलाम, क्लोडाइजेपोक्साइड, क्लोराजिपाम, क्लोनाजिपाम, डायजिपाम, फ्लोराजिपाम, लोराजिपाम, मिडाजोलाम है। जबकि आपको बताया था कि जो क्लोनाजिपाम और इसके अलावा अल्प्राजोलाम होती है ये पैनिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। गाबा रिसेप्टर पर जाके बाइंड करती है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देती है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के अलावा मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन करवा देती है। एक्यूट एंजाइटी स्टेट में यूज करती है, पैनिक स्टेट में यूज करती है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करती है। इंसोम्निया, स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन होती है और सीजर डिसऑर्डर होती है, ओके। तो सीएनएस डिप्रेसिव एक्शन देखने को मिलता है इनकी वजह से, उनकी टॉलरेंस और डिपेंडेंस लायबिलिटी होती है। फ्लोमाजेनिल इनके एक्शन को रिवर्स कर सकती है, लेकिन इसकी वजह से एजिटेशन, कंफ्यूजन हो सकती है। बार्बिचुरेट में एमोबार्बिटल, ब्यूटाबार्बिटल, पेंटोबार्बिटल, फिनोबार्बिटल, सिकोबार्बिटल है। सिकोबार्बिटल शॉर्ट एक्टिंग है तो उसके विड्रॉल सिम्पटम रिलेटिवली सीवियर होती है। गाबा मिमेटिक एक्टिविटी भी होती है इनके पास। एनेस्थीसिया के लिए थायोपेंटल यूज होती है। इंसोम्निया और सेडेशन के लिए सिकोबार्बिटल यूज होती है, ओके। सीजर डिसऑर्डर के लिए फिनोबार्बिटल यूज होती है। इनका ओरल एक्टिविटी होती है, हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होता है, एडिटिव सीएनएस डिप्रेशन है, टॉलरेंस और डिपेंडेंस लायबिलिटी इनकी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बेंजोडाइज़ेपिन। न्यूरो हिप्नोटिक में बेंजो एज़ापिक्लोन, ज़ोलपिडम, ज़ोलोपिलोन आती है, स्लीप डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते होती है, जबकि स्पेसिफिकली उस केस में जब स्लीप ऑनसेट डिले हो जाता है। गाबा रिसेप्टर पर जाके बाइंड करती है, स्पेसिफिकली क्लोज टू द बेंजोडाइज़ेपिन साइड, क्लोराइड चैनल ओपनिंग एक्टिविटी को बढ़ा देती है। सीएनएस डिप्रेसिव एक्शन होती है, डिपेंडेंस लायबिलिटी रिलेटिवली कम होती है। रेमेल्टियन, टेसिमेल्टियन, मेलाटोनिन रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है, सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस स्लीप डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करती है, स्पेसिफिकली जब स्लीप ऑनसेट डिले हो चुका हो, ओके, ठीक हो गया। जबकि बसपिरोन पार्शियल एगोनिस्ट होता है, इसके अलावा D2 रिसेप्टर के भी पार्शियल एगोनिस्ट है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाकी यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए, आप यहाँ पे इनको कवर कर सकते हो। इसके बाद आगे चलते हैं अल्कोहल वाले चैप्टर के अंदर। तो अल्कोहल के अंदर अल्कोहल एब्यूज है। अल्कोहल एब्यूज को अल्कोहल यूज डिसऑर्डर कहते हैं, जिसके अंदर बंदा अल्कोहल के ऊपर फिजिकली डिपेंडेंट हो जाता है, यानी अल्कोहल को डेंजरस सिचुएशन के अंदर यूज करता है, ठीक हो गया, चाहे उसके साइड इफेक्ट हो या ना हो। अल्कोहल डिपेंडेंस एक अल्कोहल यूज डिसऑर्डर है जिसमें अल्कोहल एब्यूज भी आ जाएगा और फिजिकल डिपेंडेंस आ जाती है। अल्कोहल विड्रॉल सिम्पटम में इंसोम्निया, ट्रेमर, एजिटेशन, सीजर, ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो सकती है। जब उस बंदे को जो कि फिजिकली डिपेंडेंट था अल्कोहल के ऊपर, उसको अल्कोहल नहीं मिली। डिलीरियम ट्रीमन एक सीवियर फॉर्म है अल्कोहल विड्रॉल की, जिसमें स्वेटिंग होती है, ट्रेमर्स होती है, कंफ्यूजन होती है और हेलोसिनेशन होती है। फिटल अल्कोहल सिंड्रोम, क्रेनियोफेशियल डिस्मॉर्फिया होता है। हार्ट डिफेक्ट और मेंटल रिटार्डेशन होती है, लाइक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, ओके। क्यों होती है? एथेनॉल कंजप्शन के ज्यादा, यानी ज्यादा एथेनॉल के लेने के बाद। वर्निकियस कोर्साकॉफ सिंड्रोम में एटेक्सिया, कंफ्यूजन और पैरालिसिस ऑफ एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स होती है। क्रोनिक अल्कोहलिज्म या थायमिन डेफिशिएंसी से एसोसिएटेड होती है। इसके बाद अब नेक्स्ट चलते हैं इनके, हाँ,
एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं। ओके, तो जो बिंज अल्कोहल ड्रिंकिंग की वजह से वर्निकीज कोर्सकॉफ सिंड्रोम वगैरह ये सब चीज़ें होना शुरू होती है। लेकिन बिंज अल्कोहल सिंड्रोम की वजह से बिंज अल्कोहल ड्रिंकिंग की वजह से एरिथमिया हो सकता है, लेकिन बिंज की वजह से वर्निकीज कोर्सकॉफ सिंड्रोम नहीं हो सकता। ओके, ठीक हो गया। वर्निकीज एंसेफलोपैथी के अंदर पैरालिसिस ऑफ एक्स्ट्राओकुलर मसल होती है, इसके अलावा एटेक्सिया होता है। ओके, और कन्फ्यूजन होती है। तो ये तीन चीज़ें होती है वर्निकीज कोर्सकॉफ साइकोसिस के अंदर। तो थायमिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है अल्कोहलिज्म वाले पेशेंट के अंदर। डायज़ेपाम को हम देते हैं अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए। ठीक हो गया, ये अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम है। जबकि अल्कोहल यूज डिसऑर्डर के लिए कम्प्रोसेट, नाल्ट्रेक्सोन और डाइसल्फामाइड अप्लाई करते हैं। ओके, अल्कोहल को मेटाबोलाइज करने वाले जो ग्लूकोसामीन होता है, ये पेन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है आर्थराइटिस के साथ। ठीक है, जो माइक्रोसोमल एथेनॉल ऑक्सीडाइजिंग सिस्टम है वो एथेनॉल का मेटाबॉलिज्म करवाता है। स्पेसिफिकली हाई ब्लड अल्कोहल कंसेंट्रेशन के ऊपर 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अल्कोहल ज्यादा होती है, क्योंकि इस केस में जो अल्कोहल डिहाइड्रोजनस सिस्टम है वो सैचुरेटेड हो सकता है ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ एनएडी। जो एमईएस होती है वो एनएडीपीएच को यूज करती है, ऑक्सीजन को यूज करती है एज अ कोफैक्टर। जब एस्टिल्डिहाइड की एक्युमुलेशन होती है तो इसकी वजह से फ्लशिंग, हाइपोटेंशन वगैरह हो सकता है, डाइसल्फिनाम लाइक रिएक्शन वगैरह हो सकता है। जो एथेनॉल का ब्लड लेवल है वो हाई है और हाई कोमा वगैरह करवा सकता है, रिस्पिरेटरी अरेस्ट करवा सकता है। जो बिहेवियरल डिसइनहिबिशन होती है वो अल्कोहल पॉइजनिंग की सबसे पहली अर्ली इंटॉक्सिकेशन होती है। ठीक हो गया, ऑक्यूलर डिसफंक्शन लाइक हॉरिजॉन्टल निस्टैग्मस है। लेकिन मेथनॉल की वजह से फ्लिकरिंग वाइट स्पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मेथनॉल की पॉइजनिंग को इंडिकेट कर देते हैं। मेथनॉल की पॉइजनिंग की वजह से फॉर्मिपेज़ोल हम अप्लाई कर सकते हैं। एथेनॉल को यूज करने की वजह से CYP2E का इंडक्शन होती है, वो आगे एस्टामाइनोफेन को साइटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट्स के अंदर कन्वर्ट करा देता है। ओके, हेपाटोटॉक्सिटी हो सकती है। आगे फीटल अल्कोहल सिंड्रोम जिसमें मेंटल रिटार्डेशन होती है, हेड और फेस की एब्नॉर्मैलिटीज होती है, ग्रोथ डेफिशिएंसी होती है, और इस सिंड्रोम की वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है। ओके, आगे एस्टाल्डिहाइड के एक्युमुलेशन की वजह से नोजिया, हाइपोटेंशन, इल फीलिंग आना शुरू हो जाती है। तो डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन होती है। ये बहुत सारी ड्रग्स से देखने को मिलते हैं, इसको मैं कीमो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। नाल्ट्रेक्सोन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर होती है, ओपियाइड रिसेप्टर का, अल्कोहल की क्रेविंग को मिनिमाइज कर देती है। इसके अलावा कम्प्रोसेट और डाइसल्फिराम वगैरह यूज होती है। अब इनके ड्रग समरी को तैयार कर लेती है। तो एथेनॉल होती है, एथेनॉल के न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर मल्टीपल इफेक्ट होते हैं। ओके, तो इसका ये जो एथेनॉल होती है मेथनॉल और इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए एंटीडोट का काम करती है। जीरो ऑर्डर काइनेटिक होती है, इसका ड्यूरेशन डोज के ऊपर डिपेंड करता है। टॉक्सिसिटी के अंदर एक्यूट है, एक्यूट में CNS डिप्रेशन और रिस्पिरेटरी फेलियर है। क्रॉनिक के अंदर लीवर को नुकसान पहुंचाती है, लीवर के अंदर हेपेटाइटिस करवा सकती है, पैनक्रियाटाइटिस करवा सकती है, GIT की ब्लीडिंग करवा सकती है। सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर डिफरेंट इफेक्ट होती है, लाइक पेरिफेरल न्यूरोपैथी, वर्निकीज कोर्सकॉफ सिंड्रोम वगैरह करवा सकती होती है। CYP2E की इंडक्शन कराती है, एस्टामाइनोफेन की टॉक्सिसिटी बढ़ा सकती है। मेथनॉल की वजह से विजुअल डिस्टर्बेंस होती है, अब थर्मोटॉक्सिटी है, जबकि इथाइलिन ग्लाइकोल की वजह से नेफ्रोटॉक्सिटी होती है। एक्यूट एथेनॉल विड्रॉल है, तो इसमें कौन सी हम यूज करते हैं? एक्यूट एथेनॉल विड्रॉल के लिए डायज़ेपाम वगैरह यूज करते हैं। ओके, दूसरी और लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडायज़ेपिन है और बारबिटूरेट, डायज़ेपाम, क्लोरडाइज़ेपोक्साइड वगैरह यूज करते होते हैं एक्यूट एथेनॉल विड्रॉल सिंड्रोम को ट्रीट करने में। जो थायमीन होती है, थायमीन को वर्निकीज कोर्सकॉफ सिंड्रोम को ट्रीट करने में इस्तेमाल करते हैं। जो नाल्ट्रेक्सोन है, कम्प्रोसेट, डाइसल्फिराम, नाल्ट्रेक्सोन ओपियाइड रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, एक कम्प्रोसेट ब्लॉक कर देती है NMDA रिसेप्टर को। इसके अलावा GABA के ऊपर एगोनिस्ट एक्शन होता है। डाइसल्फिराम एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस एंजाइम को ब्लॉक कर देती है, एस्टाल्डिहाइड की एक्युमुलेशन करवा सकती है। ठीक है, तो ये रिलैप्स को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा जो डाइसल्फिराम होता है एवर्डियन करवा देता है। फॉर्मिपेज़ोल मेथनॉल और इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए एंटीडोट का काम करती है। मेथनॉल और इथाइलिन ग्लाइकोल की टॉक्सिक मेटाबोलाइज्म में कन्वर्डियन को ब्लॉक कर देती है। इसकी वजह से हेडेक, नोजिया, डिजीनेस और एलर्जिक रिएक्शन आना शुरू हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है एंटी सीजर ड्रग्स। तो एंटी सीजर में सीजर क्या होती है? सीजर एक बिनाइन डिसफंक्शन की फिनाइट एपिसोड्स होती है, एब्नॉर्मल डिस्चार्ज ऑफ सेरिब्रल न्यूरॉन की वजह से होती है। इसके बाद है फोकल सीजर या पार्शियल सीजर। पार्शियल सीजर के अंदर उसको मजीद 3 में डिवाइड कर देते हैं, सिंपल पार्शियल सीजर या कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर और पार्शियल जनरलाइज सीजर। अब पार्शियल सीजर सिंपल वाले हैं, सिंपल के अंदर कॉन्शियसनेस प्रिजर्व रहती है, मेनली कन्वल्सिव जर्कीनेस होती है, पैरासीजिया है, साइकिक सिम्पटम होती है। ठीक है, जबकि पार्शियल सीजर कॉम्प्लेक्स के अंदर यानी सिंपल पार्शियल सीजर या कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर के अंदर जो कॉन्शियसनेस होती है इंपेयर्ड होती है, साइकोलॉजिकल सिम्पटम आना शुरू हो जाते हैं। टॉनिक क्लोनिक या जनरलाइज सीजर होती है, इसमें टॉनिक फेज होता है, 1 मिनट से कम होता है, जिसमें एब्रप्ट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, मसल की रिजिडिटी होती है, रिस्पायरेशन अरेस्ट हो जाता है। फिर क्लोनिक फेज है 2 से लेकर 3 मिनट का होता है, पूरी बॉडी के मसल्स की जर्किनेस होती है, स्पेसिफिकली लिप और टंग की बाइटिंग होती है और फीकल यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होती है, उसको ग्रैंड माल सीजर कहती है। जबकि पैटेट माल सीजर जिसको एब्सेंट सीजर कहते हैं, उसमें कॉन्शियसनेस इंपेयर्ड हो जाती है। फिर ऑटोमेटिज्म होता है, ऑटोमेटिज्म है, फिर लॉस ऑफ पार्चुलर टोन है और एन्यूरेसिस हो सकती है। बच्चों के अंदर स्टार्ट होती है और 20 साल के बाद ये खत्म हो जाती है। मायोक्लोनिक सीजर के अंदर मायोक्लोनिक मसल जर्क्स होती है, स्टेटस एपिलेप्टिकस सीवियर फॉर्म होती है। यूजुअली टॉनिक क्लोनिक सीजर होता है, लेकिन यहाँ पर अटैक्स के दरमियान जो कॉन्शियसनेस होती है रिकवर नहीं होती, इसमें कॉन्शियसनेस रिकवर कर जाती है अटैक्स के दरमियान। ओके, अब हम आ जाते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ।
जो चाइल्ड है, अब यहाँ पर बता रही है कि जो क्लोनाज़ेपाम है वो इफेक्टिव होती है, लेकिन सिडेशन वगैरह करवा सकती है, टॉलरेंस डेवलप हो सकती है। ये तो सुक्सीमाइड सिडेशन नहीं करवाती, टॉलरेंस भी डेवलप नहीं करती। वैल्प्रोइक एसिड को भी यूज़ कर सकते हैं अगर कॉन्कोमिटेंट जनरलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक सीजर है या मायोक्लोनिक सीजर होती है। बेंजोडाइazepine गाबा इमीडिएटेड इनहिबिशन प्रोवाइड करती है, तो सुक्सीमाइड एल टाइप कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देती है। थैलेमिक न्यूरॉन के अंदर फिनोबार्बिटल के मल्टीपल एक्शन होती है, गाबा पे जाके बाइंड करती है, जोनिसिपाइड वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देती है, फेनिटोइन भी सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देती है। इसके अलावा इनएक्टिवेटेड स्टेट को प्रोलॉन्ग कर देती है, दैट इज वाई ये 1B के अंदर आती है। ओके, इसके बाद तो कार्बामेज़ापिन, फेनिटोइन और फिनोबार्बिटल ये मेटाबॉलिक इंड्यूसर होते हैं। वैल्प्रोइक एसिड मेटाबॉलिक इनहिबिटर होता है। ओके, जो बेंजोडाइazepine होती है, गाबापेंटिन, वीगा बैटर, इनका मेटाबॉलिज्म के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। ये तो सुक्सीमाइड और वैल्प्रोइक एसिड एब्सेस सीजर के अंदर इस्तेमाल होती है, क्योंकि मिनिमल सिडेशन करवाती है। लेकिन वैल्प्रोइक एसिड की वजह से जीआईटी डिस्ट्रेस हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, हेपाटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। वैल्प्रोइक एसिड के साइड इफेक्ट को जरूर तैयार करके जाना, ड्राउजीनेस, नोजिया, ट्रेमर हो सकती है, हेयर लॉस है, वेट गेन है और हेपाटोटॉक्सिसिटी है और इनहिबिशन और ड्रग मेटाबॉलिज्म होता है। ओके, ठीक है। इसके बाद लिखा है कि फेनिटोइन और कार्बामेज़ापिन ये ओपियाइड विड्रॉल सिम्टम करा सकती है, क्योंकि ये ओपियाइड की रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म को बढ़ा सकती है। जो फेनिटोइन का प्लाज्मा कंसंट्रेशन को मॉनिटर करना होता है, क्योंकि जो फेनिटोइन का नॉन लीनियर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स होता है हाई डोजेस के अंदर। वैल्प्रोइक एसिड का पोरफायरिन के सिंथेसिस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, वीगाबैटरिन का मेटाबॉलिज्म के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, गाबापेंटिन का शॉर्टर हाफ लाइफ होती है, उसको 2 या 3 मरतबा देना चाहिए ओरली और डेली देना चाहिए। ये तो सुक्सीमाइड की वजह से जीआईटी के जो साइड इफेक्ट है वो कम हो सकती है। फेनिटोइन की वजह से निस्टैग्मस हो सकता है, फेनिटोइन की वजह से डिप्लोपिया होता है, फेनिटोइन की वजह से इटेक्सिया होता है। ठीक हो गया। इटेक्सिया, डिप्लोपिया, निस्टैग्मस ये तीनों सेरिबेलर डिसफंक्शन होते हैं। इसकी वजह से विटामिन डी एब्नॉर्मैलिटीज हो सकती है, फेशियल फीचर्स खराब हो सकती है, जिंजिवल हाइपरग्लो होता है, हिर्सुटिज्म वगैरह हो सकता है। जबकि कार्बामेज़ापिन, टियागैमिन और जोनिसिमाइड सीएनएस डिप्रेशन करवाती है। और जो डोज टेपरिंग होती है ये एंटी सीजर विड्रॉल के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। विड्रॉल एब्सेंट सीजर से रिलेटिवली ज्यादा ईजियर होता है एज कम्पेयर टू अदर ड्रग्स। कार्बामेज़ापिन का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है? कार्बामेज़ापिन का सिमिलर मैकेनिज्म होता है फेनिटोइन जैसा, कि सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देती है, इथोसुक्सामाइड कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देती है, बेंजोडाइazepine और बार्बिचुरेट गाबा के ऊपर फैसिलिटेट एक्शन करती है, टोपिरामाइड ग्लूटामेट रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, वीगाबैटरिन गाबा मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देती है, सल्फोनामाइड फेनिटोइन को डिस्प्लेस कर देती है, फ्री फ्रैक्शन को बढ़ा देती है। इसके अलावा जो फिनोबार्बिटल है वो ड्रग की मेटाबॉलिज्म करती है, जिसकी वजह से फेनिटोइन की हाफ लाइफ कम हो जाती है। आइसोनियाज़ाइड इनहिबिट कर देती है मेटाबॉलिज्म को, किसके? फेनिटोइन के। ठीक हो गया। तो ये इनके कुछ इंटरेक्शंस होती है। जनरलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक सीजर है तो इसके लिए ड्रग और चॉइस क्या होती है? कार्बामेज़ापिन, फेनिटोइन या वैल्प्रोइक एसिड होती है। ठीक है। इसके अलावा कुछ दूसरे ड्रग भी यूज कर सकते हैं। क्लोनाज़ेपाम, रिथोसुक्सीमाइड किसी काम के लिए नहीं होती। जो प्री गैबलिन होती है जिसे पार्शल सीजर के लिए इस्तेमाल होती है। पी से प्री गैबलिन और पी से पार्शल सीजर है। अब यहाँ पर असल में यही है कि या तो आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को यहाँ से तैयार कर लो या फिर यहाँ से तैयार कर लो। तो मैं कहता हूँ कि आप यहाँ से तैयार कर लो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को, और फिर इनके डिफरेंट क्लिनिकल यूजेज है, इनको आप यहाँ से देख लो। ठीक है। लाइक अदर क्लिनिकल यूजेस के अंदर बाइपोलर डिसऑर्डर में कार्बामेज़ापिन और लैमोट्रेजिन यूज होती है, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में कार्बामेज़ापिन और ऑक्सकार्बाज़ेपिन है, न्यूरोपैथिक पेन में गाबापेंटिन, प्रीगैबलिन है, माइग्रेन के अंदर फेनिटोइन, टोपिरामेट होती है, मैनिक फेज और बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए वैल्प्रोइक एसिड होती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है लाइक जो EMPA पे जाके बाइंड करती है वो पेरम पैनल होती है, फल्बेमेट गाबा को स्टिमुलेट कराना शुरू कर देती है। अब इनको देख लेना सेपरेट वीडियोस के अंदर या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है जनरल एनेस्थेटिक। तो जनरल एनेस्थीसिया के अंदर होता है क्या? अनकॉन्शियसनेस होती है, एनाल्जेसिया होता है, एमडीजिया होता है, स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन होती है, लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस होती है। तो बैलेंस एनेस्थीसिया के अंदर आप मिक्सचर ऑफ ड्रग यूज करते हैं, लाइक इनहेल्ड और इंट्रावेनस दोनों को मिला के देते हैं। जबकि इनहेलेशन एनेस्थीसिया में ऐसा एनेस्थीसिया होता है जो कि इनहेलेशन और ड्रग से अप्लाई होता है। मिनिमल एल्वियुलर एनेस्थेटिक कंसंट्रेशन, ये वो कंसंट्रेशन होती है इनहेल्ड एनेस्थेटिक की जो रिक्वायर्ड होती है टू प्रिवेंट द रिस्पॉन्स इन द standardized painful stimulus in the 50% of the patient. Analgesia, decreased awareness of pain होती है, sometime with amnesia. General anesthesia, state of consciousness होती है, analgesia, amnesia, skeletal muscle relaxation, और इसके अलावा loss of reflexes वगैरह देखने को मिलते होते हैं। ठीक है। अब इनके आ जाते हैं हम एक्सप्लेनेशन की तरफ। जो पार्टीशन कॉफिशिएंट होता है इनहेल्ड एनेस्थेटिक का, उनकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी को डिटरमिन करता है। जिसका पार्टीशन कॉफिशिएंट कम होगा, ओके, तो उसका फास्टर ऑनसेट होगा, फास्टर रिकवरी होती है। तो जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसका MAC वैल्यू काफी ज्यादा होता है, उसकी पोटेंसी कम होती है। ओके, प्रोपोफॉल के पास एंटीमेटिक एक्शन होता है। जो हेलोथीन होती है और दूसरी इनहेल्ड एनेस्थेटिक है वह स्टेटस एस्थमेटिकस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन वो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन नहीं करवाती। एनफ्लोरिन मसल की ट्विचिंग कराती है। ओपियाइड फेंटेनाइल ट्रंक रिजिडिटी कराता है। थायोपेंटर के पास रीडिस्ट्रीब्यूशन फिनोमिना होता है। एसोफ्लेरिन मायोकार्डियम को सेंसिटाइज कर देती है टू द कैटेकोलामीन। एरिथमिया कार्डिक डिजीज वाले पेशेंट के अंदर हो सकता है, स्पेसिफिकली जिनमें एपिनेफ्रिन और नोरापेनेफ्रिन काफी ज्यादा है, लाइक फियोक्रोमोसाइटोमा है।
और इसके बाद जो एनीमिया होता है, एनीमिया नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से हो सकता है अगर प्रोलॉन्ग यूज़ करते हैं, और इसके अलावा हैलोथिन की वजह से मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हो सकता है। इसके बाद जो एमएससी वैल्यू होती है वो पोटेंसी को शो करती है, जिसकी एमएससी वैल्यू कम है उसकी पोटेंसी ज़्यादा होती है। एमएससी वैल्यू स्लोप के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती होती। ठीक हो गया। इसके बाद इंट्रावेनस ओपियाइड लाइक फेंटेनाइल होती है, कार्डिक सर्जरी के लिए अप्लाई होती है क्योंकि फुल एनाल्जेसिया प्रोवाइड करती है, लेस कार्डिक डिप्रेशन कराते हैं एज कंपेयर टू इनहेल्ड एनेस्थेटिक एजेंट। जो ओपियाइड है कार्डिक स्टिमुलेंट नहीं होती, और फेंटेनाइल स्केलेटल मसल रिजिडिटी कराता है। ठीक है। इनके डिसएडवांटेजेस ये है कि पेशेंट रिकॉल है लाइक जो मेमोरी है वो खराब हो सकती है, और वो बेंजोडाइज़ेपिन के यूज करने की वजह से और कम हो सकती है। उसके अलावा हाइपरटेंसिव रिस्पांस हो सकता है टू द सर्जिकल स्टिमुलेशन। वेजोडायलेटर और इसके अलावा वेजोडायलेटर और बीटा ब्लॉकर ऐड कर सकते हैं ताकि हम हाइपरटेंशन को मिनिमाइज कर सके। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें आप क्या यूज करते हो, हैलोजिनेटेड और स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है लाइक सक्सिनाइलकोलिन और ट्यूबरकुलिन यूज करने की वजह से मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हो सकता है। स्केलेटल मसल के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहां से कैल्शियम रिलीज होता है तो मसल का स्पैज्म होता है, हाइपरथर्मिया होता है, और ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होती है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है राइनोडिन रिसेप्टर के अंदर म्यूटेशन होना। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में ड्रग को चॉइस डेंट्रोलिन होती है। ठीक है। केटामीन कार्डियोवास्कुलर स्टिमुलेंट होती है, हार्ट रेट को बढ़ा देती है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है। ओके। तो ये किस वजह से होता है, ये सीएनएस की स्टिमुलेशन की वजह से होता है, या नोरेपिनेफ्रिन के अपटेक को इनहिबिट कर देती है। एनाल्जेसिया एमनीजिया होता है लेकिन मसल टोन प्रिजर्व रहती है, और रिस्पायरेशन की डिप्रेशन भी कम से कम होती है। प्रोपोफॉल एंटीमेटिक होती है, डे सर्जरी के लिए अप्लाई होती है, और इसकी रिकवरी रिलेटिवली दूसरी ड्रग से रैपिड होती है, और जो प्रोपोफॉल है क्यूमुलेटिव इफेक्ट नहीं करवाती होती। अब हम आ जाते हैं इनके समरी टेबल की तरफ। जो समरी टेबल में इनहेल्ड एनेस्थेटिक और इंट्रावेनस एनेस्थेटिक है। इनहेल्ड एनेस्थेटिक का विमोनिक होता है शाइंट, यानी एस से सीवोफ्लोरिन बनता है, एच से हैलोथिन बनता है, फिर आता है आई से बनेगा आइसोफ्लोरिन है, फिर एन से नाइट्रस ऑक्साइड है, ई से एनफ्लोरिन और डी से डेस्फ्लोरिन है। गाबा मीडिएटेड इनहिबिशन को बढ़ा देती है, ब्रेन के अंदर एनएमडीए को ब्लॉक कर देती है, एसिटाइलकोलिन के निकोटीनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, सेरिब्रल ब्लड फ्लो को बढ़ा देती है। एनफ्लोरिन और हैलोथिन कार्डिक आउटपुट को कम कर देती है। इसके अलावा बाकी सारी वेसोडाइलेशन कराती है, रिस्पिरेटरी फंक्शन को कम कर देती है। डेस्फ्लोरिन की वजह से लंग्स की इरिटेशन होती है। ओके। अब फार्माकोकाइनेटिक की तरफ आते हैं। रेट ऑफ ऑनसेट और रेट ऑफ रिकवरी ब्लड गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करता है। जो रिकवरी होती है मेनली रिडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होती है, किसके लिए, थायोपेंटल के लिए। ठीक है। ओके। वैसे थायोपेंटल तो इंट्रावेनस के अंदर लिखी हुई है। टॉक्सिसिटी ये लिखी है कि ब्रेन के ऊपर, हार्ट के ऊपर, वेस्कुलेचर के ऊपर इफेक्ट होता है। ओके। अब आ जाते हैं इंट्रावेनस एनेस्थेटिक की तरफ। तो इंट्रावेनस एनेस्थेटिक में थायोपेंटल, थायोमेरिल और मेथोहेक्सेटल लिखा हुआ है। तो ये जो ड्रग्स होती है गाबा मीडिएटेड इनहिबिशन को बढ़ा देती है एट द गाबा रिसेप्टर, सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कराती है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम कर देती है। इनकी हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी होती है, फास्ट ऑनसेट और फास्ट ड्यूरेशन होता है रिडिस्ट्रीब्यूशन फिनोमिना की वजह से। थायोपेंटल, थायोमाइलिल और मेथोहेक्सेटल है। ओके। जो मिडाजोलाम होती है, मिडाजोलाम जो गाबा बेंजोडाइज़ेपिन होती है, स्लो ऑनसेट होता है लेकिन लॉन्गर ड्यूरेशन होता है। केटामीन एनाल्जेसिया, एमनीजिया और कैटाटोनिया करवाती है लेकिन कॉन्शियसनेस प्रिजर्व रहती है। सीवियर स्टिमुलेंट होती है, नोरेपिनेफ्रिन की अपटेक को ब्लॉक कर देती है। इसके अलावा सेंट्रल सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन करवाती है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को बढ़ा देती है। ठीक है। जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करने वाली कौन होती है, बार्बिचुरेट होती है। एटोमिडेट ये एनाल्जेसिया नहीं होता, पेन होता है इंजेक्शन की वजह से, मायोक्लोनस हो सकता है, मिनिमल इफेक्ट होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर, शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। ओके। फिर इसके बाद ओपियाइड है, फेंटेनाइल है, फेंटेनाइल की वजह से रिस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकती है, फेंटेनाइल की वजह से मसल रिजिडिटी हो सकती है। माल्ट एनाल्जेसिया होता है, एल-फेंटेनाइल और रेमीफेंटेनिल इनका फास्ट ऑनसेट होता है। प्रोपोफॉल और फोर्स प्रोपोफॉल वेसोडाइलेशन कराती है, हाइपोटेंशन कराती है, नेगेटिव कोरोना, नेगेटिव इनोट्रोपी है, और जो फोर्स प्रोपोफॉल है वाटर सॉल्युबल है, फास्ट ऑनसेट और फास्ट रिकवरी है। लाइक इनका थायोपेंटल और थायोमाइलिल जैसा एक्शन होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, उसका नाम है लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक के अंदर हम स्टार्ट करते हैं समरी वाले और एक्सप्लेनेशन को भी स्टार्ट करते हैं। लोकल एनेस्थेटिक मेनली सोडियम चैनल पर जाके बाइंड करते हैं, ओपन एंड इनएक्टिवेटेड स्टेट होती है। जो रिकवरी होती है ड्रग इंड्यूस ब्लॉक से, तो वो रिलेटिवली 10 से लेकर 1 के टाइम रिलेटिवली स्लोअर होती है एज कम्पेयर टू रिकवरी फ्रॉम नॉर्मल एक्टिवेशन है। ठीक है। इसके बाद जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर है वो बहुत जल्दी ब्लॉक हो जाते हैं एज कम्पेयर टू माइलिनेटेड नर्व फाइबर है। ठीक है। ओके। और इनकी वजह से क्या हो सकता है, लाइक जो एस्टर और अमाइड होती है उनकी वजह से सिडेशन हो सकती है, रेस्टलेसनेस हो सकती है, निस्टैग्मस है, इंट्रावेनस डायज़ेपाम की सीजर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। प्रीलोकेन की वजह से मेथियोग्लोबिनीमिया हो सकता है। लोकल एनेस्थेटिक स्पेसिफिकली एस्टर वाली ये मेटाबोलाइज होती है प्लाज्मा और टिश्यू सूडोकोलिनेस्टरेज से। ठीक हो गया। ओके। तो जेनेटिकली डिफेक्ट होगा तो प्रोकेन की सेंसिटिविटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब टिश्यू हाइपोक्सिया की वजह से जो एसिडोसिस होती है तो वो लोकल एनेस्थेटिक के टॉक्सिसिटी को बढ़ा सकती है, क्योंकि इस केस में जो ड्रग होती है वो ज्यादा तेजी से बाइंड करती है, उसकी डिसोसिएशन रिलेटिवली स्लो होती है। इनका जो ऑनसेट ऑफ थेरापेटिक इफेक्ट है वो स्लो हो सकता है, किस वजह से, हाइपरकैलेमिया वगैरह से। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन ड्यूरेशन ऑफ नर्व ब्लॉक को बढ़ा देती है, स्पेसिफिकली शॉर्ट और मीडियम ड्यूरेशन लोकल एनेस्थेटिक के साथ अप्लाई करती है। ओके। क्योंकि एपिनेफ्रिन के पास वेजो कंस्ट्रक्टिव एक्शन
होता है, वेजो कंस्ट्रक्शन करती है, वो आगे ड्यूरेशन ऑफ ब्लॉक को बढ़ा देती है, लेस लोकल एनेस्थेटिक की जरूरत पड़ती है, डोज कम से कम रिक्वायर होती है, रिस्क और टॉक्सिसिटी कम हो जाती है। बहुत सारी लोकल एनेस्थेटिक वेजोडाइलेशन है, लेकिन कोकीन वेजो कंस्ट्रक्शन कराती है। इसके अलावा कोकीन है सरफेस लोकल एक्टिविटी भी होती है, हेड एंड नेक और फेरेंजियल सर्जरी के लिए हम यूज करते हैं। ओके, इसके बाद जो प्रीलोकेन की वजह से अल्फा टोलेडिन प्रोड्यूस होता है, जो कि हीमोग्लोबिन को मेथिमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देगा, साइनोसिस होगा, चॉकलेट कलर ब्लड वगैरह आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आगे डिकम्पोजिशन करवा सकती है। अब आगे जो लोकल एनेस्थेसिया है या लोकल एनेस्थेटिक होती है, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, अमाइड्स और एस्टर्स। जो अमाइड्स होती है इसमें आर्टिकेन, बुपिवकिन, लिवोबुफेकिन, लिडोकेन, मेपिवकिन, एपिलोकेन और रोपिवकिन आ जाती है। एनाल्जेसिया वाया टॉपिकल यूज है या इंजेक्शन में, यानी आप पेरीन्यूरल या एपिड्यूरल या सबरेक्नोइड फॉर्म में दे सकती है। जो एस्टर्स होती है एनाल्जेसिया के लिए अप्लाई होती है, जो कोकेन और बेंजोकेन टॉपिक के लिए अप्लाई होती है। इनकी वजह से सीवीएस के ऊपर वेजोडाइलेशन, हाइपरटेंशन होती है, एरिथमिया हो सकता है, लाइक बुपिवकिन की वजह से, लिवोबुपिवकिन की वजह से सीएनएस के ऊपर एक्साइटेशन और सीजर हो सकती है, कोकेन की वजह से हाइपरटेंशन, सीजर और एरिथमिया वगैरह हो सकती है। अब चलते हैं स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट वाले चैप्टर के अंदर। तो जो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है उसमें लिखा हुआ है डीपोलराइजिंग ब्लॉकेट। तो जो डीपोलराइजिंग ब्लॉकेट है न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस होता है, जो कि परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन की वजह से होता है। डिसेंसिटाइजेशन है, जो डिसेंसिटाइजेशन है अब होता क्या है, जो डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट होता है, ठीक है, तो ये वो फेज होता है ब्लॉकेट का जिसमें एंड प्लेट रिपोलराइज होता रहता है, लेकिन नॉर्मल रिस्पॉन्स रिलेटिवली लेस रिस्पॉन्सिव होता है, लाइक सक्सिनाइलकोलिन है, एसिटाइलकोलिन है, तो उसका रिस्पॉन्स कम होता रहता है। मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया ये वो कंडीशन है जिसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ज्यादा कैल्शियम रिलीज होता है, वो आगे ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी करवा सकता है, ट्रेमर है, मायोक्लोनस वगैरह करवा सकता है। नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकेट में न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस है, जिसमें फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म होता है एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर का एट द एंड प्लेट। स्पाज्मोलिटिक एसिड ड्रग होती है जो कि एब्नॉर्मली एलिवेटेड मसल टोन को कम कर देती है विदाउट पैरालिसिस, लाइक बैक्लोफिन है, डेंट्रोलिन होती है। आगे स्टेबिलाइजिंग ब्लॉकेट है, तो ये नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकेट का दूसरा नाम होता है। अब हम आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन के अंदर फेज 1 डिपोलराइजिंग ब्लॉकेट है, वो सक्सिनाइलकोलिन की वजह से होता है, तो आप इसको मस्कुलिनिक रिसेप्टर से एंटागोनाइज नहीं कर सकते, यानी कि कोलिन एस्ट्रेस इनहिबिटर से रिवर्सिबल नहीं हो सकता। मसल फेसिकुलेशन स्टार्ट में होती है। एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस इनहिबिटर नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट को रिवर्स करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो इसके साइड इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए ब्राडिकार्ड या मस्कुलिनिक ब्लॉकर वाला यूज करती है। एट्रोपिन भी यूज कर सकती है, लेकिन ग्लाइकोपैरोलेट को वैसे ज्यादा प्रेफर करती है क्योंकि इसके सीएनएस के ऊपर इफेक्ट ना होने के बराबर होते हैं। पैनक्रोनियम का ये टॉक्सिटी होती है कि ये मस्कुलिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, स्पेसिफिकली हार्ट के ऊपर, तो ये टैकीकार्डिया और हाइपरटेंशन करवा सकती है और डिसएरिथमिया करवा सकती है। मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया के अंदर आपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना है, एसिडोसिस को ठीक करना है, कैल्शियम की रिलीज को मिनिमाइज कर देना है, डेंट्रोलिन यूज करनी है जो कि राइनोडिन रिसेप्टर पर जाके बाइंड करता है, कैल्शियम की रिलीज को ब्लॉक कर देता है। सक्सिनाइलकोलिन की वजह से जो फेसिकुलेशन होती है तो वो इंट्रागैस्ट्रिक प्रेशर को बढ़ा सकती है, जिसकी वजह से रिगर्गिटेशन होगी और गैस्ट्रिक कंटेंट की एक्सपायरेशन होगी। अब ये कॉम्प्लिकेशन डिलेड गैस्ट्रिक टाइम के अंदर होती है, स्पेसिफिकली इसोफेजियल डिसफंक्शन वाला पेशेंट है या डायबिटीज वाला पेशेंट है। जो हिस्टामिन की रिलीज होती है सक्सिनाइलकोलिन से, तो वो जेनेटिकली डिटरमिन नहीं होती। टीजेनाडिन हाइपरटेंशन करवाती है वाया अल्फा 2 एडिनोसेप्टर एक्टिवेशन, लाइक क्लोनिडिन होती है। हाइपोटेंशन टुबरकुलिन के साथ भी हो सकती है क्योंकि वो हिस्टामिन को रिलीज करवाती है, उसके अलावा गैंग्लियन को भी ब्लॉक कर देती है। बैक्लोफिन गाबा पी पर जाके बाइंड करती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, लेकिन ये रिसेप्टर पोटेशियम से कपल्ड होती है। जो गाबा है वो क्लोराइड से कपल्ड होती है। स्केलेटल मसल की डिपोलराइजेशन जो सक्सिनाइलकोलिन से होती है, तो वो सेल्स से पोटेशियम को रिलीज करवा देती है, जिसकी वजह से हाइपोक्लीमिया हो जाएगा और हाइपोक्लीमिया की वजह से कार्डियक अरेस्ट भी हो जाएगा। ससेप्टेबल पेशेंट है, वो एक्सटेंसिव बर्न्स वाले पेशेंट है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन है या इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन होता है। डायज़ेपाम एक इफेक्टिव एंटीसीजर ड्रग है, स्पाज्मोलिटिक ड्रग भी होती है। स्पाज्मोलिटिक एक्शन है डायज़ेपाम का वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मेनली एक्सर्टेड होता है क्योंकि ये स्केलेटल मसल के टोन को खराब कर देती है, सॉरी कम कर देती है। स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसक्शन वाले पेशेंट के अंदर साइक्लोबेंजापिरिन एक्यूट लोकल स्पैज्म के लिए अप्लाई होती है, एंटीसीजर एक्टिविटी नहीं होती। सक्सिनाइलकोलिन के पास डिपोलराइजिंग एक्शन होता है, इसको ब्लॉक कर सकते हैं बाय स्मॉल डोजेज ऑफ नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर। ओके, तो मसल फेसिकुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए और पोस्ट ऑपरेटिव पेन जो कि सक्सिनाइलकोलिन की वजह से होता है, तो हम स्मॉल नॉन पैरालाइजिंग डोज इस्तेमाल करते हैं नॉन डिपोलराइजिंग ड्रग की, लाइक एट्राक्यूरियम है, तो वो सक्सिनाइलकोलिन से पहले हम एट्राक्यूरियम अप्लाई कर देते होते हैं। इसके बाद हम इनके टेबल्स वगैरह को देख लेते हैं। तो डिपोलराइजिंग और नॉन डिपोलराइजिंग है, और कुछ सेंट्रली एक्टिंग होती है, कुछ डायरेक्ट एक्टिंग होती है। तो डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर के अंदर सक्सिनाइलकोलिन एसिटाइलकोलिन के निकोटिनिक रिसेप्टर पर जाकर स्टिमुलेट करना शुरू कर देती है, इनिशियल ट्विचिंग करती है, लेकिन इसके बाद परसिस्टेंट डिपोलराइजेशन करवा देती है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के गैंग्लिया को भी स्टिमुलेट कर देती है, मस्कुलिनिक रिसेप्टर को भी स्टिमुलेट कर देती है। मसल पेन हो सकता है, हाइपरकलीमिया है, इंट्रागैस्ट्रिक प्रेशर ज्यादा हो सकता है, इंट्राओकुलर प्रेशर ज्यादा हो सकता है। नॉन डिपोलराइजिंग के अंदर ट्यूबरकुलिन, एट्राक्यूरियम, सिजाट्राक्यूरियम, मीबाक्यूरियम है, इसके अलावा व्यूकोरियम है और विकोरियम होती है।
एएनएस की गैंग्लिया को ब्लॉक कर देती है, स्पेसिफिकली जो ट्यूबरकुलिन होती है वो एएनएस की गैंग्लिया को ब्लॉक कर देती है, ठीक है। और इसके अलावा जो कार्डिक या मस्कुलिनिक रिसेप्टर है उसको ब्लॉक करने के लिए पैनक्लोनियम होती है, ओके। स्पॉन्टेनियस इनएक्टिवेशन होती है अल्ट्राक्यूरियम की, अल्ट्राक्यूरियम की। प्लाज्मा कोलिनेस्ट्रेस जो होता है मेवाक्यूरियम के लिए होता है। हेपेटिक मेटाबॉलिज्म रिक्लोनियम और विक्लोनियम की होती है, जबकि रीनल एलिमिनेशन पैनक्लोनियम ट्यूबरकुलिन की होती है। हिस्टामिन की रिलीज मेवाक्यूरियम ट्यूबरकुलिन की वजह से होती है। लाडानोसोन की फॉर्मेशन अल्ट्राक्यूरियम की वजह से होती है। मसल की जो रिलैक्सेशन है वो इनहेल्ड एनास्थेटिक अमाइनोग्लाइकोसाइड और क्विनिडीन से काफी ज्यादा हो जाती है। सेंट्रली एक्टिंग के अंदर बैक्लोफिन है, साइक्लोबेंजापिरिन है, डायजेपाम और टीजानाडीन आती है, ओके। साइक्लोबेंजापिरिन होती है एक्यूट के लिए, बाकी सारी क्रॉनिक के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक हो गया। जो बैक्लोफिन है स्पाइनल इनहिबिशन को फैसिलिटेट कर देती है, प्री और पोस्ट सिनेप्टिक गाबा बी रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देती है। ओरल और इंट्राथिकल फॉर्म में देते हैं फॉर सीवियर स्पास्टिसिटी। साइक्लोबेंजापिरिन होती है स्पाइनल स्ट्रेच रिफ्लेक्स को इनहिबिट कर देती है। ओरल देते हैं फॉर एक्यूट मसल स्पैज्म, ठीक है, इंजरी की वजह से हो गया या इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है। डायजेपाम को ओरल या पारेंटरल फॉर्म में देते हैं एक्यूट और क्रॉनिक स्पैज्म के लिए, ठीक है, जबकि एक्यूट मसल स्पैज्म में है, जबकि बैक्लोफिन स्पीयर मसल स्पास्टिसिटी के लिए है। एक्यूट और क्रॉनिक दोनों के लिए टीजानाडीन है, ओके। डायरेक्ट एक्टिंग के अंदर डेंट्रोलिन है जो कि मसल की कॉन्ट्रैक्शन को वीक कर देती है बाय रिड्यूसिंग मायोसिन एक्टिंग इंटरेक्शन है। ओरल अप्लाई करते हैं फॉर एक्यूट एंड क्रॉनिक स्पैज्म है, जबकि इंट्रावीनस देते हैं मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आते हैं तो पार्किंसन वाला चैप्टर है, तो ये वो चैप्टर है सीएनएस में सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है। तो स्टार्ट करते हैं टर्मिनोलॉजी से। तो पहला एथिटोसिस है। एथिटोसिस इनवॉलंटरी स्लो राइटिंग मूवमेंट होती है, स्पेसिफिकली हैंड्स के अंदर काफी ज्यादा सीवियर होती है, उसको मोबाइल स्पैज्म कहते हैं। जबकि कोरिया इरेगुलर इनवॉलंटरी मसल जर्किंग होती है जो कि वॉलंटरी एक्टिविटी को इंपेयर कर देती है। डिस्टोनिया प्रोलॉन्ग मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है विद ट्विस्टिंग एंड रिपीटेटिव मूवमेंट है। हंटिंगटन डिजीज एक अडल्ट ऑनसेट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें डिमेंशिया होता है, बिजार इनवॉलंटरी मूवमेंट होती है। पार्किंसन के अंदर शफल गेट होता है, ओके, रेस्टिंग ट्रेमर्स होती है, स्पीच एब्नॉर्मैलिटीज होती है, मास्क फेसेस होती है। टिक्स एक सडन कोऑर्डिनेटेड मसल मूवमेंट होती है, रिपीटेटिव होती है फेस की और हैंड की। टॉरेट सिंड्रोम के अंदर स्नॉटिंग है, स्निफिंग है, इनवॉलंटरी वोकलाइजेशन होती है। विल्सन डिजीज जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, इसमें कॉपर की डेपोजिशन होती है लीवर के अंदर, ब्रेन के अंदर, किडनी के अंदर, आइस के अंदर, सेप्टम में जॉन्डिस, वॉमिटिंग, ट्रेमर, मसल वीकनेस, स्टिफ मूवमेंट, लिवर फेलियर और डिमेंशिया आ जाता है। अब हम आ जाते हैं इनके एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो लीवोडोपा को जब प्रिस्क्राइब करती है तो फिर पेशेंट को बता देते हैं कि एडवर्स इफेक्ट आएगी, लाइक जीआईटी डिस्ट्रेस आएगा, पोस्टरल हाइपोटेंशन आएगा, डिस्काइनेसिया आएगा, ओके, ठीक हो गया। जो लिविडो रेटिकुलरिस होता है बेंटाडीन की वजह से होता है। लीवोडोपा रिलेटिवली लेस पेरिफेरल टॉक्सिसिटी करवाता है, लेकिन सीएनएस के ऊपर और बिहेवियर साइड इफेक्ट करवाता है जब ये डोपामीन में कन्वर्ट होता है, ठीक हो गया। लेकिन ये जो ड्रग होती है ये एक आइनेजिया, रिजिडिटी और ट्रेमर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल नहीं करती, स्पेसिफिकली जो कि एंटीसाइकोटिक की वजह से होती है। ड्रग इंड्यूस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। तो लीवोडोपा मेलानिन का प्रिकर्सर होता है, तो ये मैलिग्नेंट मेलानोमा को एक्टिवेट कर सकता होता है, लेकिन लीवोडोपा की वजह से पल्मोनरी डिस्फंक्शन नहीं होता। तो प्राइमीपिक्सोल है, डोपामिन D2 रिसेप्टर एक्टिवेटर होती है, इसकी बायो एक्टिवेशन की कोई जरूरत नहीं होती, अनइंचेज फॉर्म में एक्सक्रीट होती है, कन्फ्यूजन, डिल्यूजन, हेलोसिनेशन वगैरह हो सकती है डोपामिन रिसेप्टर एक्टिवेटर से। और जो डोपामिनर्जिक एजेंट्स होती है कम्बिनेशन के फॉर्म में देते होते हैं, ओके, इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसनिज्म है, जो वारफरीन और रोपिनोल की एक्शन को बढ़ा देती है जो कि डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है। इसके बाद डिस्काइनेसिया की जो फॉर्म और सिविरिटी होती है स्पेसिफिकली कॉज बाय लीवोडोपा तो वो वेरी करती है। जो डिस्काइनेसिया होता है लीवोडोपा की लेने की वजह से होता है। तो डिस्काइनेसिया कहने का मतलब कि कम डोज के ऊपर भी स्टैब्लिश होना शुरू हो जाता है। जो मस्क्रीनिक रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं इनके अकरेंस को प्रिवेंट नहीं कर सकते। एपामॉर्फिन सबकुटेनियस इंजेक्शन देते हैं, तो ये ऑफ पीरियड को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, एक काइनेसिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है पार्किंसनिज्म के अंदर, ओके, ठीक हो गया। इसके अलावा जो एंटी एमेटिक जो फॉर एग्जांपल ट्राइमेथोबेंजामाइड है उसको 3 दिन के लिए देते हैं ताकि हम सीवियर नोजिया को प्रिवेंट कर सके। नॉन एडगेट डोपामिन एगोनिस्ट है, फॉर एग्जांपल प्राइमीपिक्सोल, रोपिनोल, ये सम टाइम यूज होते हैं लीवोडोपा से पहले माइल्ड पार्किंसन के अंदर। नॉन एडगेट यानी प्राइमीपिक्सोल और रोपिनोल, ओके। जो लीवोडोपा के पास मिड्रियाटिक एक्शन होता है, तो इस मिड्रियाटिक एक्शन की वजह से इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है। दैट इज वाई इस ड्रग को ओपन एंगल ग्लोकोमा के अंदर हम कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखते हैं। एंगल क्लोयर ग्लोकोमा के अंदर ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, ओपन एंगल के अंदर हम आराम से यूज करते हैं। एंटी मस्कुलिन ड्रग ट्रेमर और रिजिडिटी को इंप्रूव कर देती है, लेकिन ब्रेडिकाइनेसिस के ऊपर खास इफेक्ट नहीं होता। सिलेजिलिन मोनोअमीन ऑक्सीडेज टाइप को इनहिबिट कर देती है। एमेंटाडीन कुछ हफ्तों के लिए एप्लीकेबल होती है, ओके। अब कोरियोएथिटोसिस है, डिक्रीज मेंटल एबिलिटी या साइकोसिस है, तो ये सजेस्ट कर रही है कि पेशेंट को क्या हो गया, हंटिंगटन डिजीज हो गया है। अब ऐसे ड्रग्स जो इसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है तो हैलोपेरिडोल है और टेट्राबेनाजीन होती है। टेट्राबेनाजीन डोपामिन को डिप्लीट कर देती है, जबकि हैलोपेरिडोल डोपामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। प्राइमीपिक्सोल नॉन एडगेट एगोनिस्ट होता है डोपामिन के रिसेप्टर के लिए, और ये D3 के लिए एफिनिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू D2। जो D2 है उसके लिए प्राइमीपिक्सोल यूज होता है, सॉरी जो D2 के लिए रोपिनोल होता है। तो इन दोनों को मिला के देते हैं फॉर द माइल्ड पार्किंसनिज्म, ठीक हो गया, ओके।
और उन पेशेंट के अंदर जो कि रिफ्रैक्टरी पार्किंसन का शिकार है तो उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह से डिस्काइनीज या पोस्टल हाइपरटेंशन और सोमनिलेंस हो सकती है। टोल कापून एंटा कापून COMT इनहिबिटर होती है। ओके, लीवोडोपा कार्बिडोपा के साथ मिला के देती है। यह ड्रग 3 मिथाइल डोपा की फॉर्मेशन को मिनिमाइज कर देती है, क्योंकि 3 मिथाइल डोपा कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर होता है लीवोडोपा के साथ, जो इंक्रीज एक्टिवेशन ऑफ बीटा एड्रेनोसेप्टर, तो इसकी वजह से सेक्सुअल ट्राइमर हो सकती है। तो बीटा ब्लॉकर देती है स्पेसिफिकली प्रोपेनोलोल, लेकिन अगर पल्मोनरी डिजीज है तब हम मेटाप्रोलोल देंगे। इसके बाद हम चलते हैं इनके समरी वाले टेबल की तरफ। तो समरी वाले टेबल में लीवोडोपा कार्बिडोपा है, डोपामिन एगोनिस्ट है, मोनोमिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है, कैटेकोलोमेथाइल ट्रांसफेरेज इनहिबिटर है, एंटी मस्कुलिनिक एजेंट है, हंटिंगटन डिजीज और टॉरेट सिंड्रोम होता है। लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा जो ये डोपामिन के प्रीकर्सर होते हैं। कार्बिडोपा पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म को ब्लॉक कर देता है, डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। क्लिनिकल एप्लीकेशन के अंदर ये प्राइमरी ड्रग होती है। पार्किंसन के अंदर फार्माकोकाइनेटिक की बात करती है तो ये कैटेकोलोमेथाइल ट्रांसफेरेज और मोनोमिन ऑक्सीडेज टाइप इनहिबिटर इनके डोज को इस्तेमाल कर देते हैं, एक्शन को प्रोलॉन्ग कर देते हैं। साइड इफेक्ट में ऑन ऑफ फिनोमिना है, डिस्काइनेसिया होता है। और फिनोमिना को प्रिवेंट करने के लिए एपोमॉर्फिन हम यूज कर सकते हैं। अब जो प्राइमीपिक्सोल है वो D3 एगोनिस्ट है, जबकि D2 में एपोमॉर्फिन, ब्रोमाकेप्टेन, रोटिगोटिन और रोपिनाडोल आ जाती है। ओके, ठीक है। जो प्राइमीपिक्सल, रोटिगोटिन और रोपिनाडोल सोल एजेंट के तौर पर काम आती है, यानी अर्ली पार्किंसन या माइल्ड को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। एपोमॉर्फिन रेस्क्यू थेरेपी के तौर पर इस्तेमाल होती है। ओके, एनोरेक्सिया, नोजिया, कॉन्स्टिपेशन के इनके साइड इफेक्ट है। आगे रीसैजिलिन, सेलेजिलिन और सेफिनामाइड। जो रीसैजिलिन होती है अर्ली पार्किंसन डिजीज के लिए, रीसैजिलिन, सेलेजिलिन लीवोडोपा के साथ मिला के देते हैं, जबकि सेफिनामाइड ऑन ऑफ फिनोमिना को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑन ऑफ फिनोमिना के लिए एपोमॉर्फिन वगैरह भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनकी वजह से सेरोटोनिन सिंड्रोम हो सकता है विद मैपेरिडीन, SSRI एंड ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है। ठीक हो गया। ओके, तो एंटा कापून और टोल कापून ये डोपा के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देती है। ओके, जो टोल कापून होती है दोनों जगह पे काम करती है, लेकिन एंटा कापून से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जाके काम करती है। एंटी मस्कुलिनिक एजेंट में बेंजोस्ट्रोपिन, ट्राइहेक्सिफेनिटाइल, बेंजोएक्सोल होती है। ट्रामा को इंप्रूव करती है, रिजिडिटी को इंप्रूव कर देती है, लेकिन इसका ब्रेडिकाइनेसिस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। एट्रोपिन, लैक्टोसिसिटी आना शुरू हो जाती है। हंटिंगटन में टेट्रावेराजिन, रिजर्पिन और हैलोपेरिडोल है, ये अमाइंस को डिप्लीट कर देती है, जबकि हैलोपेरिडोल ये एंटागोनिस्ट होती है, तो कोरिया के सिम्टम को रिड्यूस कर देती है। जबकि टॉरेट सिंड्रोम के अंदर हैलोपेरिडोल और क्लोनिडीन आती है। क्लोनिडीन के अलावा क्लोनाजिपाम और कार्बामेजेपिन ये भी यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आते हैं, वह एंटीसाइकोटिक वाला चैप्टर। उसके बाद एंटी डिप्रेसेंट और ओपियाइड्स वाला चैप्टर है। एंटीसाइकोटिक वाले चैप्टर के अंदर पहले एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन में ये लिखा है कि जो फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक होती है D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, जो एरिप्राजोल है, क्लोजापिन है, और जो न्यू सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक है सेरोटोनिन के टाइप 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करना शुरू कर देती है। फेनिसाइक्लिडीन शिजोफ्रेनिक एपिसोड के पैरेलल होती है, लेकिन फेनिसाइक्लिडीन का डोपामिन के रिसेप्टर पर कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन फेनिसाइक्लिडीन की वजह से शिजोफ्रेनिया हो सकता है। डोपामिन को अगर ब्लॉक कर दो तो एक्स्ट्रा पिरामिडल डिसफंक्शन आना शुरू हो जाती है, लाइक पार्किंसन है, कैथीजिया है और डिस्टोनिया वगैरह हो सकते हैं। ओके, फिनोथायोजिन लाइक ट्राइफ्लोरपैराजिन सिडेशन करवाती है और ये मस्कुलिनिक और अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। आगे इन मस्कुलिनिक और अल्फा रिसेप्टर के ब्लॉकेट की वजह से क्या होगा, पोस्टल हाइपोटेंशन होती है, विजन की ब्लरिंग होती है, ड्राई माउथ होता है। ओके, और कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, मेल लिबिडो कम हो सकती है प्रोलैक्टिन के ज्यादा होने की वजह से, या एंड्रोजन के एस्ट्रोजन के अंदर कन्वर्जन की वजह से लिबिडो कम हो सकती है। ओलेंजापिन का डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकर के ऊपर ना होने के बराबर इफेक्ट होता है, यानी डिस्टोनिया नहीं करवाती। मस्कुलिनिक ब्लॉकर लाइक एट्रोपिन है और टार्डिव डिस्काइनेसिया को मजीद खराब कर देती है। जो एकथीजिया है उसको ट्रीट करने के लिए या तो डोज को कम कर देती है या फिर एंटी मस्कुलिनिक ड्रग यूज करती है। थिरोडिजिन की वजह से रेटिनल पिगमेंटेशन होती है। शिजोफ्रेनिया और एक्यूट मेनिया के अलावा हैलोपेरिडोल हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, हैलोपेरिडोल PCP की इंटॉक्सिकेशन हो गया तो उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करती है। टॉरेट सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी इसके 4 यूजेस है। पहला शिजोफ्रेनिया, दूसरा एक्यूट मेनिया, तीसरा PCP और चौथा टॉरेट सिंड्रोम होते हैं। हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया और एमेनोरिया गैलेक्टोरिया सिंड्रोम ये हैलोपेरिडोल की वजह से हो सकता होता है। ठीक है, इसके बाद लिथियम है, लिथियम का स्लो ऑनसेट होता है और ये 1 से लेकर 2 हफ्ते के बाद इसके एक्शन अपेरेंट नहीं होते। जो हाई यूरिनरी लेवल होता है सोडियम का तो वो रीनल ट्यूबुलर रिअब्जॉर्प्शन को मिनिमाइज कर देता है, दैट इज इसका प्लाज्मा लेवल कम हो जाएगा। ठीक हो गया। ओके, तो लिथियम की क्लियरेंस होती है वो डायूरेटिक से, यानी थायजा डायूरेटिक से कम हो जाती है, क्योंकि नाइट्रायूरेसिस आगे रिफ्लेक्स इंक्रीज को बढ़ा देता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर, यानी लिथियम और सोडियम को बढ़ा देता है। लिथियम की वजह से और इसके अलावा डायूरेटिक की वजह से डिहाइड्रेशन है, थायोजाइड है, एनसेड होती है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर और लोब डायूरेटिक, इन सब की वजह से लिथियम का लेवल ज्यादा हो जाएगा। ओके, और लिथियम की वजह से एब्स्टिन एनॉमली हो सकती है, इसका APGR स्कोर भी काफी ज्यादा कम होता है। ओके, तो कंफ्यूजन, मूड चेंजेस, डिक्रीज सेक्सुअल इंटरेस्ट, ये सारे किसके सिम्टम होते हैं, ये सारे सिम्टम होते हैं, ये हम कह सकते हैं कि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की होती है। ट्रेमर्स और सिम्टम ऑफ नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, तो ये लिथियम की पॉइजनिंग की वजह से होता है। एक्यूट डिस्टोनिया रिएक्शन काफी ज्यादा पेनफुल होती है, उसको ट्रीट करने के लिए हम ऐसे ड्रग देते हैं जो कि मस्कुलिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, लाइक बेंजोस्ट्रोपिन होती है। ठीक हो गया। ओके,
इसके बाद डाइफिन हाइड्रामीन हम दे सकते हैं, लेकिन उसको स्वैलो करना बड़ा मुश्किल होता है। कार्बामेज़ापिन और वेलप्रोइक एसिड का बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। तो प्रेगनेंसी के अंदर हम क्यूटेपिन और ओलेंजापिन वगैरह यूज कर सकते हैं। एट्रोपिन लाइक साइड इफेक्ट थियोरोडिजिन की वजह से हो सकती है एज कम्पेयर टू अदर फिनोथायोसिन। ठीक हो गया, लेकिन ये ड्रग एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्पटम नहीं कराती। एक्स्ट्रा पिरामिडल डिसफंक्शन हैलोपेरिडोल की वजह से आना शुरू हो जाती है। अब जो ड्रग होती है इसका क्विनिडीन लाइक एक्शन होता है हार्ट के ऊपर, तो कार्डिक कंडक्शन ब्लॉक करवा देती है, एरिथमिया करवा सकती है। हाई डोजेस के अंदर थियोरोडिजिन रेटिनल डेपोजिट वगैरह करवा सकती है, रेटिनाटस पैगमेंटोसा करवा सकती है, जिसकी वजह से वीएन की ब्राउनिंग हो जाएगी। अब बहुत सारी न्यूअर एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती हैं, उनका सेरोटोनिन टाइप 2 रिसेप्टर के एफिनिटी ज्यादा होती है। ओके, लेकिन क्लोजापिन हेमाटोटॉक्सिक होती है, ग्रैनुलोसाइटोसिस होती है, जबकि जिप्रासिडोन क्यूटिन टारगेट को बढ़ा देती है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एंटीसाइकोटिक, इनके टेबल्स वगैरह को डिस्कस कर लेते हैं। तो फिनोथायोसिन है, फिनोथायोसिन में क्लोरप्रामाजिन, फ्लोफेनाजिन और थियोरोडिजिन होती है, D2 रिसेप्टर का ब्लॉक कर देती है। अल्फा मस्क्रिनिक और हिस्टामिन रिसेप्टर का भी ब्लॉक कर देती है। सेडेशन है, सीजर का थ्रेशोल्ड कम हो सकता है। शिज़ोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। बाइपोलर डिसऑर्डर है, मैनिक फेज को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। एंटीएमेटिक एक्शन है और प्री ऑपरेशनल सेडेशन होती है। इनके साइड इफेक्ट के अंदर अल्फा रिसेप्टर ब्लॉक हो सकती है, मस्क्रिनिक रिसेप्टर ब्लॉक हो सकती है, एक्स्ट्रा पिरामिडल डिसफंक्शन है, कार्डियक डिस्काइनेसिस और हाइपोप्रोलैक्टिनेमिया है। इस टेबल को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना कि एएनएस के ऊपर क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या होता है, एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम में क्या हो सकता है और अदर में वेट गेन है। ओके, इसके अलावा हम आते हैं थियोथिक्सिन की तरफ। थियोथिक्सिन का फिनोथायोसिन जैसा एक्शन होता है, शिज़ोफ्रेनिया में इस्तेमाल होती है। इसका टार्डिव डिस्काइनेसिस रिलेटिवली कम होता है। हैलोपेरिडोल सबसे ज्यादा टॉक्सिक होती है, एक्स्ट्रा पिरामिडल डिसफंक्शन सबसे ज्यादा होता है। अल्फा को ब्लॉक करती है, मस्क्रिनिक को सेडेशन रिलेटिवली कम कराती है। शिज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, हंटिंगटन कोरिया और टॉरेट सिंड्रोम है, तो 4 इसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन होती है, जबकि वहां पर एंटीएमएसिस और प्री ऑपरेशनल सेडेशन था। इसके बाद सेकंड जनरेशन है। सेकंड जनरेशन के अंदर एरिपीपराजोल है, क्लोजापिन, ओलेंजापिन, क्यूटापिन, जिप्रासिडोन और रेस्पेरिडोन होती है। सेरोटोनिन टाइप 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करना शुरू कर देती है, लेकिन जो क्लोजापिन होती है रिस्पेरिडोन और जिप्रासिडोन अल्फा को ब्लॉक करती है। मस्क्रिनिक को ब्लॉक करने में क्लोजापिन और ओलेंजापिन आ जाएगी, जबकि वेरिएबल हिस्टामिन ब्लॉक आना शुरू हो जाती है। और दूसरे ड्रग में ब्रेक्सीपराजोल है, कारीपराजोल है, कारीपराजीन है और लोरासिडोन है। ठीक है, शिज़ोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, स्पेसिफिकली इसके पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्पटम दोनों को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। बाइपोलर के अंदर ओलेंजापिन, क्यूटामिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रिस्पेरिडोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेजर डिप्रेशन के अंदर एरिपराजोल यूज कर सकते हैं। अल्जाइमर के अंदर एजिटेशन को और पार्किंसन के एजिटेशन को ट्रीट करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते होते हैं। ये ग्रैनुलोसाइटोसिस क्लोजापिन की वजह से होता है। डायबिटीज और वेट गेन क्लोजापिन और ओलेंजापिन की वजह से होता है। हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया रिस्पेरिडोन की वजह से होता है। क्यूट इंटरवल प्रोलंगेशन जिप्रासिडोन की वजह से होती है। लिथियम IP3 और डायके सिग्नलिंग को सप्रेस कर देती है। बाइपोलर डिसऑर्डर है, मूड की स्विंगिंग को प्रिवेंट कर देती है। ट्रेमर है, एडीमा, हाइपोथायरॉइडिज्म, रीनल डिसफंक्शन है और कैटेगरी D के अंदर आती है। अल्टरनेटिव ड्रग में कार्बामेज़ापिन है, लैमोट्रेजिन है, तो उसका मिमोनिक है VLC, V से वेलप्रोइक एसिड, L से लैमोट्रेजिन है, C से कार्बामेज़ापिन। सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक वगैरह भी यूज कर सकते होते हैं। ओके, तो एटेक्सिया और डिप्लोपिया। ओके, तो कार्बामेज़ापिन है, नोजिया, डिजीनेस, हेडेक, लैमोट्रेजिन की वजह से होती है। GIT डिस्ट्रेस, वेट गेन, एलोपीकिया, ये सारे टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं वेलप्रोइक एसिड के। वेलप्रोइक एसिड लिथियम के साथ, हाँ, हम लिथियम के साथ कम्पीट करती है एज अ फर्स्ट चॉइस इन द बाइपोलर डिसऑर्डर, यानी वेलप्रोइक एसिड और लिथियम दोनों को दे सकते हैं। एक्यूट फेज के लिए जो बाकी ड्रग होती है एक्यूट फेज और प्रोफाइलैक्सिस के लिए इस्तेमाल होती है। कार्बामेज़ापिन एक्टिव मेटाबोलाइट बनाती है, जबकि लैमोट्रेजिन और जो वेलप्रोइक एसिड है कॉन्जुगेट बनाती है फेज 2 के अंदर। हेमाटोटॉक्सिटी और ड्रग मेटाबॉलिज्म के इंडक्शन कार्बामेज़ापिन की वजह से होती है। रैश लैमोट्रेजिन की वजह से होता है। हेपाटिक डिसफंक्शन, वेट गेन है और इनहिबिशन और ड्रग मेटाबॉलिज्म वेलप्रोइक एसिड की वजह से होता है। इसके बाद हम चलते हैं एंटी डिप्रेसिव ड्रग्स फार्माकोलॉजी की तरफ। ओके, तो एंटी डिप्रेसिव ड्रग के अंदर अमाइन हाइपोथेसिस ऑफ मूड है। अब ये हाइपोथेसिस ये कहता है कि जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं वो नोरेपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकते हैं। मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर के अंदर ऐसे ड्रग्स होती है जो कि मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम को ब्लॉक कर देती है। जो मोनोअमीन ऑक्सीडेज टाइप ए है, नोरेपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन को मेटाबोलाइज करता है, जबकि टाइप बी डोपामिन को मेटाबोलाइज करता है। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ऐसे ड्रग्स होती है जो कि नोरेपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन की रिएप्टेक को ब्लॉक कर सकती है। SSRI ऐसे ड्रग्स होती है जो कि सेरोटोनिन की रिएप्टेक को ब्लॉक कर देती है। SNRI नोरेपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन के लिए होती है, लेकिन ये अल्फा को मस्कुलिनिक रिसेप्टर को हिस्टामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं करती। 5-सेरोटोनिन टाइप 2 रिसेप्टर ब्लॉकर के अंदर ट्राफाजोडोन, निफाजोडोन और ट्रेफाजोडोन आ जाती है। मिर्टाज़ापिन अल्फा 2 ब्लॉकर होती है। हेटेरोसाइक्लिक डिफरेंट वेरिंग क्लासेस की ड्रग्स होती है। अब हम एक्सप्लेनेशन को स्टडी कर लेते हैं। जो SSRI है इनके पास CNS स्टिमुलेटिंग एक्शन होता है, लाइक CNS के ऊपर एजिटेशन करवा सकती है, एंजाइटी करवा सकती है, जिटर करवा सकती है, इंसोम्निया करवा सकती है। ओके, ठीक है, सेक्सुअल डिसफंक्शन वगैरह करवा सकती है। जो बुप्रोपियोन होती है ये इसका नोरेपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन के ऊपर कोई इतना ज्यादा एक्शन नहीं होता। ठीक हो गया। ओके, जो सेरोटोनिन और नोरेपिनेफ्रिन के मेटाबोलाइट्स होती है वो डिप्रेस पेशेंट के अंदर रिलेटिवली कम होती है। सिलाजिलिन मोनोअमीन ऑक्सीडेज टाइप बी को इनहिबिट कर देती है, जो कि डोपामिन को और नोरेपिनेफ्रिन को मेटाबोलाइज करता है। नहीं, बी वाला तो डोपामिन के लिए है, जो ए वाला होता है वो हम कह सकते हैं कि नोरेपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन के लिए होता है।
जो एड्रेनोसेप्टर की डाउन रेगुलेशन होती है तो वो एंटी डिप्रेसिव ड्रग की फार्माकोलॉजी की वजह से होती है, लाइक ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है तो उसकी वजह से एड्रेनोसेप्टर की डाउन रेगुलेशन स्टार्ट हो जाती है। SSRI है, ओके, SSRI फ्लोक्सेटिन और वेलनाफैक्सिन सेक्सुअल डिसफंक्शन करवा सकती है, लिबिडो कम हो जाएगी, रेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा, एनऑर्गेज्मिया हो जाएगा। TCA लिबिडो को और इजैकुलेशन को प्रिवेंट कर सकती है। बुप्रोपियोन का रिलेटिवली लेस एंटी डिप्रेसेंट एक्शन होता है। जो बुप्रोपियोन होती है निकोटीन डिपेंडेंस की विड्रॉल की तरह इस्तेमाल होती है। ओके, अब मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर होती है, वो ऐसे ड्रग्स होती है जो डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। स्पेसिफिकली अगर अटेंडेंट एंजाइटी या फोबिक फीचर है या हाइपोकॉन्ड्रियोसिस होती है। SSRI वेट लॉस से एसोसिएटेड होती है, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द 6 मंथ्स ऑफ ट्रीटमेंट है। ओके, जो SSRI होती है ये TCA से ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। अटेंडेंट एंजाइटी, फोबिक फीचर और हाइपोकॉन्ड्रियोसिस, अगर ये चीज़ें हैं तो मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर यूज़ करना है। इमापिरामीन या ट्राइसाइक्लिक की टॉक्सिसिटी की वजह से 3C होती है, कोमा, कन्वर्जन और कार्डियोटॉक्सिसिटी वगैरह आना शुरू हो जाती है। QRS की वाइडनिंग होती है तो वो कार्डियोटॉक्सिसिटी को इंडिकेट करती है। एरिथमिया वगैरह हो सकती है, स्पेसिफिकली लिडोकिन, तो आपको एरिथमिया को ट्रीट करने के लिए लिडोकिन वगैरह लेना पड़ता है। ओके, जो ट्रेफाजोडोन उनिफाजोडोन होती है सेरोटोनिन टाइप 2 रिसेप्टर का ब्लॉक कर देती है। जो ट्रेजोडोन होती है स्लीपिंग एड के तौर पर इस्तेमाल होती है, स्पेसिफिकली अफेक्टिव डिसऑर्डर वाली पेशेंट के अंदर। जो ओल्डर इंडिविजुअल होती है एंटी डिप्रेसेंट से काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है। ओके, तो आपको एंटी डिप्रेसेंट यूज़ करने की वजह से सीडेशन, एयर ड्रॉपिंग लाइक एडवर्स इफेक्ट और पॉस्चरल हाइपोटेंशन देखने को मिलती है। ट्राइसाइक्लिक और मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर की वजह से ऑटोनॉमिक इफेक्ट आती है। ओके, मिडाज़ोपिन और ट्राजोडोन ये हाईली सिडेटिंग होती है। सिटालोप्राम ये बेस्ट चॉइस होती है ओल्डर इंडिविजुअल के अंदर। SSRI न्यूरोपैथिक पेन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल नहीं करती। ओके, ठीक हो गया। जो क्रोनिक पेन वगैरह को ट्रीट करने के लिए, डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए ट्राइसाइक्लिक यूज करते हैं। इसके अलावा ट्राइसाइक्लिक एंग्यूरिसिस को टेंशन डेफिसिट हाइपर रिएक्टिविटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लोमिप्रिमिन ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, 5-सेरोटोनिन की रीअपटेक को ब्लॉक कर देता है। ठीक हो गया। ओके, तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस SSRI होती है। फ्लोक्सेटिन इनहिबिटर होता है, CYP3A4 और CYP2D6 होता है। ओके, अब हम आ जाते हैं इनके अब इनके थोड़े से इनके समरी वाले टेबल की तरफ आ जाते हैं। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है तो इसमें एमिट्रिप्टाइलिन आती है, क्लोमिप्रामिन, इमिप्रामिन है, नोरापेनेफ्रिन और सेरोटोनिन के ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देती है। मेजर डिप्रेशन, क्रोनिक पेन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, स्पेसिफिकली क्लोमिप्रामिन है। अल्फा ब्लॉक, मस्कुलिनिक ब्लॉक, सिडेशन, वेट गेन हो सकती है। ओके, एरिथमिया हो सकती है और सीजर वगैरह हो सकती है। सिटालोप्राम, फ्लोक्सेटिन, पेरोक्सेटिन, सेरोटोनिन के ट्रांसपोर्टर का ब्लॉक करना शुरू कर देती है। मेजर डिप्रेशन है, एंजाइटी है, बुलिमिया नर्वोसा होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और इसके अलावा प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, बुलिमिया नर्वोसा को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। फ्लोक्सेटिन और पेरोक्सेटिन CYP2D6 और 3A4 को इनहिबिट करना शुरू कर देती है। 1A2 के लिए फ्लोवोक्सामिन होती है। सिटालोप्राम का ऐसा कोई इंटरेक्शन नहीं होता। सेक्सुअल डिसफंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एजिटेशन है और इसके अलावा और क्या सकता है, जिटर हो सकती है, इंसोम्निया हो सकता है। वेलनाफैक्सिन, डेक्सामेथासोन, डिलॉक्सिडिन, नोरेपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन के ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करना शुरू कर देती है। ओके, तो मेजर डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्रोनिक पेन है, फाइब्रोमाइल्जिया, मेनोपॉजल सिम्टम है, डायबिटीज की वजह से न्यूरोपैथी होती है, उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन्फाजिडोन, ट्रेजोडोन स्लीपिंग एड के तौर पर इस्तेमाल होती है। ट्रेजोडोन हिप्नोसिस के लिए और मेजर डिप्रेशन वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। अमोक्सापिन, बुप्रोपियोन, जो बुप्रोपियोन होती है मेजर डिप्रेशन, स्मोकिंग, सीजेशन के लिए इस्तेमाल होती है। सिडेशन के लिए मिडाज़ोपिन इस्तेमाल करते हैं। अल्फा-2 एगोनिस्ट होती है। ठीक है, सीजर की थ्रेशोल्ड को कम करने वाली अमोक्सापिन और बुप्रोपियोन होती है। सिडेशन और वेट गेन मिडाज़ोपिन और मिडाज़ोपिन की वजह से होता है। मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर के अंदर फिनाइलिजिन, सिलाजिलिन और आइसोकार्बोक्साइड होती है। आइसोकार्बोक्साइड और फिनाइलिजिन दोनों को इनहिबिट कर देती है। सिलाजिलिन से B को इनहिबिट कर देती है। मेजर डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप इनको टिनामीन और सिम्पैथोमिमेटिक के साथ ले लोगे तो हाइपरटेंशन होगा। SSRI के साथ ले लोगे तो सेरोटोनिन सिंड्रोम हो सकता है। अब लास्ट चैप्टर है वो है ओपियाइड्स। तो पहले हम ओपियाइड्स वाले चैप्टर के अंदर इसकी समरी को एक्सप्लेनेशन को तैयार कर लेते हैं, फिर हम इसके बॉक्स समरी की तरफ चलेंगे। ओके, अब मेटास्टैटिक कार्सिनोमा है, उसकी वजह से जो पेन है उसको पेन को ट्रीट करने के लिए ओपियाइड एनाल्जेसिक यूज़ कर सकते हैं। लाइक मॉर्फिन है वो हम यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रोमॉर्फिन है, ऑक्सीमॉर्फिन है, ये फुल एगोनिस्ट होती है। जो पेंटाजोसिन होती है ओके वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। प्रोपोक्सिफिन सबसे ज़्यादा वीक होती है। बुप्रेनॉर्फिन मिक्स्ड एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट होता है। तो ये कैंसर पेन के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसके पास लिमिटेड मैक्सिमम एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है, सीलिंग इफेक्ट होता है। लिमिटेड मैक्सिमम एनाल्जेसिक इफेक्ट है जिसको सीलिंग इफेक्ट कहते हैं। ओके, और इसके अलावा डिस्फोरिक और साइकोमिमेटिक इफेक्ट भी होता है, तभी इसको हम बुप्रेनॉर्फिन को यूज़ नहीं कर सकते। क्रॉनिक यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग ओपियाइड एनाल्जेसिक है, तो स्ट्रॉन्ग ओपियाइड एनाल्जेसिक के क्रॉनिक यूज की वजह से टॉलरेंस डेवलप हो सकती है उनके एनाल्जेसिक एक्शन की तरफ, यूफोरिक एक्शन की तरफ और सेडेटिव एक्शन की तरफ। टॉलरेंस है एमेटिक एक्शन के लिए भी डेवलप हो जाती है और स्मूथ मसल के ऊपर भी डेवलप हो जाती है, स्पेसिफिकली बिलियरी और यूरेथ्रल स्फिंक्टर मसल के ऊपर। लेकिन जो टॉलरेंस होती है ये मियोसिस के लिए और
कॉन्स्टिपेशन के लिए डेवलप नहीं होती। जो कोडीन और नैल्बुफिन है, ये GIT के पेरिस्टाल्सिस को कम कर सकती है, लेकिन कोई साइड इफेक्ट इतने ज़्यादा नहीं होते। जो डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन है, ये कफ सप्रेशन होती है। ओके, डाइफिनॉक्सिलेट लोपिरामेट ये इस्तेमाल होती है किसके अंदर, ये इस्तेमाल होती है डाइफिनॉक्सिलेट एंटी डायरियल ड्रग्स होती है। डाइफिनॉक्सिलेट एट्रोपिन के साथ मिला के देती है, जिसको बोलते हैं लोमिटिल। नेक्स्ट हम चलते हैं मैप्रिडिन और मोनोमिनॉक्सिडेज इनहिबिटर लाइक एक्सोकार्बोक्साइड और फिनाइलजीन, दोनों को मिला लोगे तो हाइपरपायरेक्सिक कोमा हो जाएगा, सीजर और कोमा हो जाएगा। ओके, ये रिएक्शन जब होती है जब मोनोमिनॉक्सिडेज को एक से ज़्यादा मरतबा ले लेती है मैप्रिडिन के साथ। ओके, अगर ऐसे साइरे के साथ ले लोगे तो सेरोटोनिन सिंड्रोम हो जाएगा। कोडीन, हाइड्रोकोडीन और ऑक्साकोडीन, इनको मेटाबोलाइज करने वाला CYP2D6 होता है। ओके, ठीक हो गया। और यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन होती है इस एंजाइम की। ओके, तो यहाँ पर ओपियाइड एगोनिस्ट मॉर्फिन और हीरोइन है, तो उस पर डिपेंडेंस हो गया है। मिड्रियासिस एब्सिलिन सिंड्रोम का सबसे बड़ा प्रोमिनेंट फीचर होता है। दूसरे फीचर के अंदर रिनोरिया, लैक्रिमेशन है। इसका निमोनिक होता है ग्रैरी। तो जी से क्या बनेगा, अगर हम यहाँ पे आते हैं तो जी से गूस फ्लश बनेगा, आर से रिनोरिया वगैरह बनेगा, ए से हम कह सकते हैं कि एंजाइटी वगैरह बनेगा। एक और आर है, तो रिनोरिया के बाद डायरिया भी हो गया, लैक्रिमेशन भी हो गया। ठीक है, लैक्रिमेशन, डायरिया, मसल एकीज है, गूस फ्लैश, चिल्स, लैक्रिमेशन, ये सब चीज़ें होना शुरू हो जाती है। जो नैल्बुफिन और ब्यूटोरफिनोल कैपा एगोनिस्ट होते हैं, लेकिन म्यू रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं। वीक एनाल्जेसिक एक्टिविटी होती है। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद जो ओपियाइड एंटागोनिस्ट है लाइक नाल्ट्रेक्सोन होती है, उनकी हाफ लाइफ रिलेटिवली ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नैलक्सोन है। जो फेंटेनाइल, हाइड्रोमॉर्फिन और मेथाडोन फुल एगोनिस्ट होती है, एनाल्जेसिक एक्टिविटी मॉर्फिन के बराबर होती है, इंट्रावेनसली देती है। तो जो फेंटेनाइल का एक्शन 60 से लेकर 90 मिनट का होता है। हाइड्रोमॉर्फिन की पुअर ओरल बायोअवेलेबिलिटी होती है, मेथाडोन की सबसे ज़्यादा ओरल बायोअवेलेबिलिटी होती है। टॉलरेंस और फिजिकल डिपेंडेंस डेवलप हो सकती है, मेथाडोन के लिए बहुत स्लोली डेवलप होती है। ठीक है, जिसकी वजह से मेथाडोन को हम यूज़ करते हैं फॉर डिटॉक्सिफिकेशन एंड द मेंटेनेंस, क्योंकि मेथाडोन की हाईएस्ट ग्रेटेस्ट बायो अवेलेबिलिटी होती है। और जो टॉलरेंस और डिपेंडेंस होती है वो डेवलप और डिसिपेट आहिस्ता आहिस्ता होती है मेथाडोन के लिए। ठीक है, जिसकी वजह से हम इसको डिटॉक्सिफिकेशन या मेंटेनेंस प्रोग्राम के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं टेबल से। तो टेबल के अंदर यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरी है लाइक स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट है, पार्शियल एगोनिस्ट है, मिक्स एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट है, एंटीट्यूसिव है, ट्रामाडोल और एंटागोनिस्ट ऑफ पेरिफेरल ओपियाइड एगोनिस्ट है। स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट के अंदर फेंटेनॉल, हाइड्रोमॉर्फिन, मैप्रिडिन, मॉर्फिन, मेथाडोन, ऑक्सीमॉर्फिन आ जाते हैं। स्ट्रॉन्ग म्यू एगोनिस्ट है, पेन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। एनेस्थीसिया है, डिपेंडेंस मेंटेनेंस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इनका हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होता है। टॉक्सिसिटी के अंदर रिस्पिरेटरी डिप्रेशन है, कॉन्स्टिपेशन और एडिक्शन लाइबिलिटी है। पार्शियल एगोनिस्ट के अंदर कोडीन, हाइड्रोकोडोन आ जाती है। माइल्ड टू मॉडरेट पेन के लिए कोडीन आ जाएगा, जबकि एनाल्जेसिक कॉम्बिनेशन देती है एनसेट के साथ या एस्टामिनोफेन के साथ। जो वीक है इसमें प्रोपोक्सिफिन आ जाता है। जो बुप्रेनॉर्फिन होता है मॉडरेट टू सीवियर पेन है, इसके अलावा डिपेंडेंस लाइबिलिटी है, अल्कोहल की क्रेविंग को कम कर देता है। बुप्रेनॉर्फिन का लॉन्ग ड्यूरेशन होता है। ओके, जबकि नैल्बुफिन और बुप्रेनॉर्फिन दोनों क्या करती है, नहीं बल्कि जो नैल्बुफिन होती है ये म्यू को एंटागोनाइज कर देती है, बुप्रेनॉर्फिन म्यू को स्टिमुलेट कर देती है, पार्शियली सीलिंग इफेक्ट होता है। नैलक्सोन, नाल्ट्रेक्सोन और नैल्बुफिन ओपियाइड एंटागोनिस्ट होती है। ओपियाइड ओवरडोज या डिपेंडेंस मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल होती है लाइक नाल्ट्रेक्सोन होता है। कोडीन और डेक्स्ट्रोमेथॉर्फोन ये कफ को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन है वीक म्यू एगोनिस्ट होता है। इसके अलावा नोरेपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन के रिएप्टे को ब्लॉक कर देता है। ट्रामाडोल सेरोटोनिन के रिएप्टे को ब्लॉक कर देता है, जबकि टेपेंटाडोल नोरेपिनेफ्रिन के रिएप्टे को ब्लॉक कर देता है। ट्रामाडोल मॉडरेट पेन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, क्रोनिक पेन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, सीजर वगैरह हो सकते हैं। मेथाइल नाइट्रोक्सोन, एल्बुमिन, नैलक्सोजोल ये ओपियाइड इंड्यूस कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव IS वगैरह को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तकरीबन 51 मिनट्स तक मैं लगातार बोलता रहा हूँ और अब मेरे गले की हालत ख़राब हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।